बिहार में गरीबी है ना। पहले हम यह समझते हैं कि गरीबी जो है वह गरीबी आखिर है क्या, यानी जो मेरे पास पॉवर्टी है वह पॉवर्टी को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। और यदि इसको एक लाइन में समझने का हम लोग प्रयास करें कि भाई गरीबी आखिर है क्या, तो आप लोग क्या बताइएगा। बताओ, कोई आदमी अगर जान रहे हो कि गरीबी किसे कहते हैं और क्या होता है तो बताएं कोई आदमी हमको। सर, यदि कोई व्यक्ति मूलभूत अपना ज़रूरत पूरा नहीं कर पाए, तो उसको गरीब कह सकते हैं। किताबी भाषा तो बोल दिए हैं, आप खुद का भाषा बताएं। कहें सही मैं है आप, अभी उसमें गलत नहीं है, बताएं। सर, सर पॉवर्टी बोलिए। पॉवर्टी समाज की वैसी व्यवस्था है जिसमें कि एक इंसान अपनी बेसिक जो नेसेसिटी होती है उसको फुलफिल नहीं कर पाता। लाइक जो बेसिक नेसेसिटी जो बेसिक आवश्यकता है, रोटी कपड़ा और मकान, उसको मतलब पूर्ति करने में सक्षम नहीं होता है। हम्म, और कोई आदमी। सर, गरीबी उसको बोलते हैं जिसमें व्यक्ति अपने रहने खाने पीने और इन सब चीजों का मतलब नहीं कर पाता है। इसका मतलब नहीं कर पाता है क्या? सर मतलब ऐसा ही बोलोगी, लिखोगी वहाँ पे ये सब मतलब नहीं कर पाता नहीं है पेपर में। सर, अपनी मतलब रहने खाने पीने की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है। और कोई आदमी बताना चाहे, सबका परिभाषा गलत है। कैसे गलत है थोड़ा सा उस पर हम बाद में चर्चा करते हैं ना। वर्षा ने बिल्कुल सही कहा है, चंदन कुमार ने सही कहा है, लेकिन उसमें एक वर्ड के कारण दोनों का परिभाषा गलत हो गया, उसको नहीं मानने मिलेगा, है ना। बिल्कुल मैथ है, एक डिजिट खत्म होगा तो खत्म हो जाता है। देखो, दोनों ने सही कहा है क्या कि गरीबी क्या है, कि गरीबी एक ऐसा स्टेट है। स्टेट का मतलब सर, होता है, हाँ बताओ। ग्रामीण क्षेत्र में 1800 कैलोरी भोजन की पूर्ति और शहरी क्षेत्र में 2400 कैलोरी भोजन की पूर्ति ना कर पाए तो करीब कर सकते हैं। कह सकते हैं। सर, हाँ बताओ। गरीबी निर्धनता की कमी है सर। सर, बताएं। जब व्यक्ति अपने पर मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है सर, तो उसे गरीबी कहा जाता है। सब लोग हैं ना, एक ही किताब पढ़े हैं और पता नहीं कैसे आप लोग पढ़े हैं। मौलिक आवश्यकता है ना, चीज़ वही है। मौलिक कह लें, बेसिक नेसेसिटी कह लें, आधारभूत आवश्यकता कह लें, मौलिक आवश्यकता कह लें। पल्लवी जो कह रही है कि कैलोरीज पे इन्होंने बात किया है, तो ये तो हमारा देखिएगा कि कंज्यूम उपभोग वाले आगे पढ़ेंगे, ये उपभोग विधि का हो जाता है कि कितना उपभोग करते हैं। तो फिर हमारा आय वाला भी तो पल्लवी बोलोगी ना, एक ही तो नहीं बोलोगी। देखो, यह दो तीनों परिभाषा सही है। यानी बेसिक नीड का मतलब होता है रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। आपने किताब तो पढ़ा होगा, गरीबी पढ़ा, लेकिन उसको अच्छे से नहीं पढ़ा है। देखो क्या है, हमने माइक बंद कर लो। गरीबी क्या है कि गरीबी एक अवस्था है। गरीबी कुछ नहीं, बल्कि गरीबी क्या है कि स्टेट है, कि स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति, अगर इसी का आगे तुम लोग डेली लगा देते या दैनिक लगा देते, तब यह परिभाषा क्या होता, सही हो जाता। कि इसके अनुसार, समझी वर्षा कहाँ गलती हुआ है आपसे, आप जी। चंदन है ना। यानी गरीबी क्या है कि गरीबी एक ऐसी अवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी दैनिक, दैनिक बोलना है डेली का, है ना। 24 आवर जो होता है, 24 आवर को मेंशन जरूर करना है। दैनिक बेसिक नेसेसिटी कह लो, आधारभूत आवश्यकता कह लो, मौलिक आवश्यकता कह लो, या कैलोरी कह लो, या फिर हमको क्या कह लो, इनकम कह लो। ये पांचों चीज़ें आती हैं। जब हम डेली शब्द को जोड़ देते हैं तब मेरा यह डिफिनेशन क्या होता है, डिफिनेशन बिल्कुल सही हो जाता है। किसके अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू यूएनओ, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार। ठीक। अब देखो, यह जो परिभाषा है, यह परिभाषा ना तो केवल बिहार के लिए नहीं है, बल्कि यह एक यूनिवर्सल परिभाषा है। कैलोरी को अगर छोड़ देते, चूँकि हर देश में अलग अलग कैलोरी होता है खाने पीने के लिए, है ना। जैसे देखो, हम लोग क्या है कि इंडिया में शाकाहारी भी है, मांसाहारी लोग भी है। तो जो शाकाहारी लोग खाते हैं उनको कम कैलोरी मिलता है, मांस वाले को ज़्यादा कैलोरी मिलता है। तो हमसे ज़्यादा अरब के लोग जो कंज्यूम करते हैं तो मांसाहारी ज़्यादा होते तो उनको ज़्यादा कैलोरी मिलेगा।
जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट के लोग हैं, रहने वाले हैं, जहाँ बर्फ़ में रहते हैं, ग्लेशियर्स में रहते हैं, वो मांस खाते हैं तो उनको ज़्यादा कैलोरी मिलेगा, तो वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन हमको जो बेसिक नीड होता है भाई, वो भी तो मानवीय प्रजाति है ना। हर व्यक्ति को क्या चाहिए? रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। इसी तीनों चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? आधारभूत आवश्यकता बोलते हैं, या आधारभूत हमको क्या मौलिक आवश्यकता कहते हैं। यानी गरीबी क्या हो गया? गरीबी मूलतः और कुछ नहीं बल्कि गरीबी मूलतः एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसा स्टेट है ना। कंडीशन कह लो, स्टेट कह लो, दोनों एक ही वर्ड है। एक ऐसी अवस्था है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी दैनिक यानी डेली बेसिक नीड को पूरा नहीं कर पाता। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गरीबी बोलते हैं, पॉवर्टी बोलते हैं। सारे बच्चों को समझ में आ गया सौम्या? मतलब हाँ। ये मतलब वो नहीं बोलना है, बल्कि जो चीज़ें पढ़ती हो किताब में उसको ढंग से अंडरलाइन करके पढ़ा करो कि क्या वो किताब कह रहा है। बात समझ में आया? देखो, समय समय के साथ में क्या, जब से अर्थशास्त्र का विकास हुआ है, आधुनिक अर्थशास्त्र का या मतलब अर्थव्यवस्था का, तब से यह जो गरीबी एक कंसेप्ट है ना, यह गरीबी कंसेप्ट हर देश में, हर सीमा में, हर क्षेत्र में अलग अलग होता है, बदलता रहता है। तो अलग अलग होता है, बदलता है। तो हमने कहा कि हर देश के अपना जीडीपी होता है, हर देश का अपना विकास दर होता है। तो इसको आधार बना करके संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, हमारे वर्ल्ड बैंक हो गया, जो दो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वो क्या करते हैं? गरीबी के लिए अलग अलग परिभाषा को मानक बनाता है, तय करता है। जैसे हमारे भारत में जो गरीबी की परिभाषा है वो यही चीज़ें हैं, ठीक। लेकिन अगर वही सूडान चले जाएंगे, अफ्रीका के कोई देश में चले जाएंगे, तो वहाँ का परिभाषा कुछ अलग तरीका का हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भाई लोगों को ना तो खेती होती है ढंग से, ना तो उद्योग धंधा है। बात समझ में आया? और साथ साथ में क्या है कि अमर्त्य सेन साहब जो थे, नाम सुने होइएगा आप लोग, जो हमारे भारतीय मूल के ये हैं, ये क्या उसको बोलते हैं, अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने भी भारत के लिए क्या बनाया है? ये गरीबी का एक डिफिनीशन दिया है अलग अलग। बात समझ में आया? देखो, तो अमर्त्य सेन का कहना है कि उन्होंने भी संयुक्त राष्ट्र संघ की परिभाषा को ही आगे बढ़ाया है ना। यानी अमर्त्य सेन साहब इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं, तो उन्होंने भी कहा है कि नहीं, भारत के परिप्रेक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा दिया गया डिफिनीशन कि हम बेसिक नीड को पूरा नहीं करते हैं, यह भारत जैसे अन्य विकासशील देशों के लिए भी क्या होता है? लागू होता है। यानी पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, नीचे पनामा हो गया, जो भी विकासशील देश हैं, उन सब देशों में यह डिफिनीशन क्या होता है? अप्लीकेबल होता है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिया हुआ है, ठीक। अब देखो, अब गरीबी को अगर हम मुद्दा जोड़ें, गरीबी को हम क्या बोलते हैं? अगर हम ये समझ में आया चीज़ें, समझे दिलीप? पढ़े तो आप भी सही हैं, लेकिन बस वही बेसिक चीज़ें जो दैनिक नहीं जोड़े हैं, वही मामला गलत हो हाँ गया सर, हाँ। है ना। अब देखो, अब गरीबी तो हम समझ लिए कि गरीबी क्या है, हमको इतना ही समझना है, ज़्यादा हमको इसमें ज़्यादा माथा पीछे नहीं करना, क्योंकि वो फिर इकोनॉमी ऑप्शनल का सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। अब देखो, अब हम एक और चर्चा करते हैं यहीं पर कि गरीबी क्या है, समझ गए। अब हम क्या कि गरीबी से जुड़े हुए मुद्दे क्या हो सकते हैं? गरीबी से जुड़े हुए मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं? मुद्दे का मतलब होता है इश्यू, ठीक। देखो, आप लोगों ने किताब पढ़ा होगा या क्लास कहीं लिया होगा, तो आपको पता होगा कि गरीबी जो है किससे जुड़ा हो, किस मुद्दे से जुड़ा होता है? वर्षा, हमारे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ होता है, हमारे पर कैपिटा इनकम से जुड़ा हुआ होता है, हमारे कंट्री के ग्रोथ रेट से जुड़ा होता है, हमारा परचेजिंग पावर से जुड़ा हुआ होता है। फिर से समझ लो, गरीबी का जो मुद्दा होता है, इश्यू होता है, यह गरीबी किन किन घटकों से जुड़ा हुआ होता है? देखो, सबसे पहले हमने क्या कहा है? हमने कहा कि गरीबी जो होता है वह हमारे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ होता है। यानी किससे जुड़ा होता है नीता? आर्थिक विकास से, ठीक। अब देखो, इसको थोड़ा समझते हैं कि आर्थिक विकास से हमारा गरीबी कैसे जुड़ा हुआ है, और ख़ास करके यह जो आर्थिक विकास का मुद्दा है, गरीबी के परिप्रेक्ष्य में या गरीबी के कॉन्टेक्स्ट में, वह बिहार में कैसे लागू होता है, समझो पहले इसको। देखो यहाँ पे अभी इकोनॉमिक सर्वे बिहार सरकार का आ गया हुआ, तो आप लोगों ने शायद उसको प्रिंट करके पढ़ा भी होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो कुछ पिछले ईयर का जो होगा इकोनॉमिक सर्वे, हम लोग कुछ उसी के डाटा पर क्या करते हैं? चर्चा करते हैं, है ना, ताकि थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो, हम लोग बार बार टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, माइग्रेशन का हो गया, बेरोजगारी का हो गया। यहाँ पर देखते हैं कि गरीबी का जो जुड़ा हुआ मुद्दा होता है वह हमारे बिहार में, है ना, आर्थिक विकास से कैसा जुड़ा हुआ होता है? बताओ, आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो पटना क्या है, ये क्या बोलते हैं उसको,
क्षेत्र है, प्रांत है, तो पटना का क्या है, पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है, प्रति व्यक्ति आय जिसको बोलते हैं, है ना, सब लोग जान रहे हैं। क्यों अधिक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर आर्थिक विकास अधिक है। सब लोग इस कथन से सहमत हैं? चीज को समझो, चीज को समझना है कि हमने कहा कि गरीबी का जो मुद्दा होता है वह आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है। तो हमने उसको बताया है क्या कि हम बिहार के कॉन्टेक्स्ट में ही ले लेते हैं कि बिहार के कॉन्टेक्स्ट में जो पटना हमारा क्षेत्र वह क्या है, राज्य की राजधानी है। तो यहाँ चूंकि पर कैपिटा इनकम अधिक है तो यहाँ पर क्या है, आर्थिक विकास है। और आर्थिक विकास होने का एकमात्र कारण पर कैपिटा इनकम तो नहीं हो सकता है। यहाँ क्या है कि उद्योग धंधे बहुत अधिक हैं, भाई देश की राजधानी है तो व्यापार भी खूब चलता है, सर्विस सेक्टर भी चलता है, स्कूल कॉलेज सब हैं, छोटे मोटे उद्योग का भी स्थापना हो रखा हुआ है, लैंड फार्मिंग भी है, कृषि भी होती है हमारे यहाँ, लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है। बात समझ में आया? अब देखिएगा एक हमारा और राज्य आता, जिला आता है, देखिएगा यहाँ पर शिवहर, है ना, पता नहीं इसको शिवहर नाम कौन डाल दिया, शंकर जी के नाम पे डाल दिया, लेकिन बहुत गरीब है बेचारा ये। शिवहर देख लीजिए, ठीक, और नीचे का देखो, ये पूर्णिया का इलाका देख लो, ये सुपौल का इलाका देख लो, और हमारा ये सहरसा का इलाका देख लो। हम इसी 4 जिलों पे चर्चा करते हैं। आपके पास डाटा अगर होगा ना तो इन 4 जिलों का जो पर कैपिटा इनकम है वह बहुत कम है, और ये 4 जिलों में गरीबी भी बहुत ज़्यादा है। गरीबी ज़्यादा होने के कारण इन सब जिलों में क्या हो रहा है, हमारा आर्थिक विकास नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर हम गरीब हैं, किसी भी क्षेत्र में गरीबी है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर कैपिटल का निर्माण नहीं होगा। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी का निर्माण नहीं होगा। जब मेरे पास पैसा नहीं होगा तो हम कैसे उद्योग धंधा को लगाएंगे, कैसे हम व्यापार करेंगे, यानी हम गरीब का गरीब ही रहेंगे। बात समझ में आया? देखो ये हो गया हमारा पहला आर्थिक विकास से। अब दूसरा मुद्दा होता है पर कैपिटा इनकम से, यानी प्रति व्यक्ति आय से। हम जरा देखो, हमने पटना का चर्चा किया है। अगर हमारे पटना में पर कैपिटा इनकम अधिक हो रहा है, पैसा अधिक है, देखो 2 हम कैंडिडेट का नाम लेते हैं, जैसे मान के चलते हैं, एक सौम्या हो गई और एक ये हो गए चंद्रशेखर जी हो गए, ठीक। चंद्रशेखर रहता है पटना में, सौम्या रहती है शिवहर में, ठीक। अब देखो ये क्या करती है, दोनों आदमी का नौकरी देखिए, ये दोनों आदमी क्या करते हैं, एक जो चंद्रशेखर जी हैं यह क्या करते हैं कि पटना में रह करके इनको क्या है कि गवर्नमेंट जॉब है, और ये शिवहर में समारा को इनको ये क्या है कि इंडिविजुअल जॉब करती है, अपना बिजनेस करती हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखो कि अगर सौम्या शिवहर में रह रही है तो हमको पता है कि शिवहर का ग्रोथ रेट बहुत कम है, शिवहर में गरीबी है, भूखमरी है, हर चीज़ प्रकार का समस्या शिवहर में बसा पड़ा हुआ है। यानी अगर जो काम यहाँ पे देखो, जैसे कि चंद्रशेखर को गवर्नमेंट जॉब है तो इसकी सैलरी क्या होगी, अधिक होगी। मान लेते हैं कि चंद्रशेखर भी वही काम कर, ये भी किराना का दुकान खोले हुए हैं पटना में, और सौम्या भी किराना का दुकान खोले हुए है पटना में। बात समझ में आया? तो देखिए कि इनका इनकम ज़्यादा होगा। दोनों ने क्या किया है, एक ही सेम बिजनेस किया है, लेकिन क्या होगा, ग्रोथ इनका ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन अधिक है और इकोनॉमिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारे पटना में। तो जब इनका अधिक इनकम होगा चंद्रशेखर का, तो इनके पास पैसा अधिक आएगा। सौम्या के पास पैसा क्या आएगा, कम आएगा। तो जब चंद्रशेखर के पास अधिक पैसा आएगा तो चंद्रशेखर क्या करेगा, निवेश करेगा, यानी अब ये पैसा से पैसा कमाएगा। लेकिन सौम्या क्या करेगी, अपने डेली बेसिक नीड्स के लिए संघर्ष करेगी, रोटी के लिए संघर्ष करेगी, कपड़ा के लिए संघर्ष करेगी, मकान के लिए संघर्ष करेगी, परिवार के लिए संघर्ष करेगी। बात समझ में आया? तो हम वही कहते हैं कि हम गरीबी से जुड़े हुए जो दूसरा मुद्दा होता है वह प्रति व्यक्ति आय से होता है कि यानी हमारा प्रति व्यक्ति आय जितना अधिक होगा हम गरीबी से उतना ही दूर भागते जाएंगे, उतना ही हम अमीरी की तरफ आएंगे। लेकिन मेरा प्रति व्यक्ति आय जितना ही कम होगा हम उतना ही क्या होते चले जाएंगे, गरीब होते चले जाएंगे। ये चीज़ समझ में आया है? इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है हमारे राज्य के जो एमएलए होते हैं या एमपी होते हैं, उनको देख लो, है ना। एक गरीब एमएलए अगर टिकट लेकर के जीत जाता है तो देखोगे 5 साल बाद उनके पास फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो सब कुछ आ जाता है, बड़े बड़े लैंड होल्डिंग के मालिक हो जाते हैं वो लोग। आई बात समझ में? क्योंकि उनके पास सोर्स मिल जाता है, ठीक। तो ये 2 चीज़ें हमने कहा क्या कि आर्थिक विकास और प्रति व्यक्ति आय का जो प्रमुख मुद्दा होता है वो हमारे गरीबी से जुड़ा हुआ, और हमारे बिहार में भी ये चीज़ें हैं। देख लो सामने में आपके बिहार का नक्शा है ना, देखिएगा यहाँ जो रोहतास का इलाका है, कैमूर का और रोहतास का, ये 2 जिले ऐसे हैं हमारे जहाँ पे लिटरेसी रेट ठीक ठाक है, खास करके रोहतास में,
ठीक है। तो यहाँ के लोग ज़्यादा बाहर नहीं जा रहे हैं। यहाँ देखिएगा बहुत सारे कम्युनिटी हैं ओबीसी के या फिर जनरल कम्युनिटी के, सब लोग मैक्सिमम लोग मास्टरी में नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में है। एक मास्टर को 80,000 सैलरी मिलता है बिहार में भी, सरकार पहले का अगर नौकरी उन लोगों का होगा तो ये लोग कहाँ जाएगा बाहर काम करने के लिए। लेकिन हमारा जो मिथिलांचल का रीजन है या क्षेत्र इलाका है, देखोगी हमने पढ़ा था ना IIPA का रिपोर्ट, बेरोजगारी का पलायन वाला, है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बताया था। ये बता रहे हैं क्या कि दरभंगा से पूरब की ओर जितने भी ज़िले हैं उन सब ज़िलों में क्या होता है, जो भी पुरुष कैंडिडेट होते हैं, पुरुष कार्यशील लोग होते हैं, वह क्या करते हैं, पलायन करते हैं दूसरे राज्य की ओर। क्योंकि यहाँ बाढ़ है, यहाँ ना तो उद्योग धंधा है, कुछ नहीं, तो यहाँ कमाने के लिए क्या है उनके पास में। लेकिन देख रहे हैं रोहतास में सीमेंट फैक्ट्री मिलेगा, रोहतास में तुमको चावल का फैक्ट्री मिलता है, हर प्रकार का फैक्ट्री, यहाँ बाढ़ भी नहीं आता है, सूखा भी नहीं आता, ठीक ठाक क्लाइमेट यहाँ का है। तो यहाँ तुमको लोग समृद्ध मिलेंगे, यहाँ का लोग का मकान पक्का का मिलेगा, पटना का मकान पक्का का मिलेगा। लेकिन अगर इस रीजन में हम जहाँ जाओगी तो यहाँ क्या मिलेगा, आपको बहुत कम ही मकान होगा जो पक्का का मिलेगा। हालांकि जब से सरकार की योजना आई हुई है उन्हीं वालों को पक्का का मकान में रह रहे हैं। अपने बिहार में देखो, बाहर कहीं नहीं जाना है, हमारे बिहार में ही क्या मिलेगा, इन सब स्तर पे तुमको अंतर मिलता चला जाएगा। बात समझ में आया। फिर देखो अब अगला आता है हमारे पास में क्रय शक्ति। क्रय शक्ति का मतलब होता है परचेजिंग पावर। अभी देखो, अभी हम टॉपिक को शुरू नहीं किए हैं, टॉपिक तो खैर वही है कि गरीबी का कारण क्या है, उसका निदान क्या करते हैं, बीपीएससी यही पूछता है। लेकिन सीधे उसको हम शुरू कर देंगे तो ये समझ नहीं पाओगे, फिर दिक्कत होगा आप ही को, है ना। तो थोड़ा सा समझ लो पेशेंसली। अब देखो, अब अगला मुद्दा पे टॉपिक करते हैं, ये अगले टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं कि गरीबी से जुड़ा हुआ जो सबसे प्रमुख मुद्दा होता है क्रय शक्ति का। सोच लीजिए कि एक रिक्शा वाला का बेटा कभी सोचेगा हम डीपीएस में पढ़ाएं अपने बच्चों को, नहीं सोच सकता है। लेकिन एक अधिकारी जो होगा या फिर जिनका इनकम अच्छा होगा वो अपने बच्चे को डीपीएस में पढ़ा सकता है, अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा सकता है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि उसकी क्या है, क्रय शक्ति अधिक है। यानी वह डीपीएस के जो प्रोडक्ट होता है पर मंथ जो भी चार्ज होता है उसको खरीद सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास, ऑफिसर के पास पैसा है, मंथली इनकम का सोर्स बना हुआ है। लेकिन एक रिक्शा वाले के पास में, ठीक है, जब उनको सवारी मिलेगा तभी ना पैसा कमाएगा, कितना पैसा देगा उनको। और कोविड आने के समय में, कोविड-19 जब से हमारे यहाँ आया है बिहार में, हालांकि है तो पूरे हिंदुस्तान में, तो बिहार में कोविड-19 आने के बाद में एक चीज़ तो बता दिया है कि भाई जिनके पास में सरकारी नौकरी है या उनके परिवार का कोई भी सदस्य जुड़ा हुआ है सरकारी नौकरी से, उनका तो किसी भी आपदा में दाल रोटी तो चलेगा। लेकिन अगर आप करोड़पति हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपका जरूरी नहीं कि आपका दाल रोटी आगे चलेगा ही चलेगा। यही कारण है कि बीपीएससी जब वैकेंसी निकालती है 67 का, सीधे 6-7 लाख लड़का ने फॉर्म भरा है बीपीएससी का। उनको पता है कि हम प्राइवेट कंपनी में लाख रुपया महीना कमाते हैं, फिर भी हमको सिक्योरिटी नहीं है लाइफ का। आने वाले समय भाई आपदा है ना, किस प्रकार का आपदा का कोई जानता है। अभी कोरोना आया, फिर एक चाइना में कुछ नया वायरस शुरू हो गया है, वो भी साथ इंडिया में आ जाएगा तो और लोग मरेंगे उसमें। तो एक हमको वही बता रहा है क्या कि जो क्रय शक्ति होता है वह क्रय शक्ति यह कमी और बेसी होता है, यानी बढ़ता घटता रहता है। किसके कारण? यह समय समय पर घटता बढ़ता रहता है। यानी अगर हमारे पास किसी प्रकार का आपदा आएगा तो किसी व्यक्ति का जिसका क्रय शक्ति कम है, हो सकता है उसका क्रय शक्ति अधिक हो जाए, और किसी का क्रय शक्ति अधिक है उसका हो सकता है कम हो जाए। जैसे आपदा में देखिएगा जो शमशान घाट के लोग थे ना, उनको शायद डोम जाति के लोग वहाँ अग्नि देते हैं, तो उन्होंने सीधा मनमानी किया था, भाई तुम्हारा अगर डेथ बॉडी है ना 5 हाथ तो तुम्हारे लाश को हम जलाएंगे। यानी देखिएगा उनका ग्राफ बहुत बढ़ गया है। बनारस में जो 80 या 82 को घाट है ना, सबका बोली लगता है। वहाँ जो भंगी समुदाय के लोग होते हैं वो बोली लगाते कि इस घाट का हम इतना लाख रुपया तुमको पर मंथ देंगे नगर निगम को, सरकार को। वो लोग उनको डोम राजा बोलते हैं, बहुत पैसा वो लोग कमाते हैं। तो वही कि एक किसी के लिए आपदा होता है तो किसी का क्या होता है कि पर कैपिटा इनकम कम हो गया, क्रय शक्ति कम हो गई। कोई आपदा में क्या अवसर वाली बात होती है, वो आगे निकल चले जाते हैं। बात समझ में आया। फिर देखो, फिर गरीबी क्या होता है, गरीबी इस एक और मुद्दे से जुड़ा होता है, वह मुद्दा होता है जनसंख्या, ठीक, पॉपुलेशन। अब देखो, जैसे मान लो कि हम गरीब हैं तो जनरली गरीब लोग क्या चाहता है, गरीब लोग अपने संतान को एक पूंजी के रूप में देखता है। समझो ध्यान से, हम अगर गरीब हैं तो हम क्या देखेंगे, जो हमारी संतानें होंगी वो हमारी पूंजी होंगी। और खास करके जो पुत्र रत्न होगा वह, उसको हम लोग पूंजी देखते हैं, पुत्री को तो देखते ही मानते ही नहीं है समाज में। जो
कलुषित विचारधारा है बिहार का। आप देखिएगा कि बिहार में अधिकांश जो आबादी है वह क्या है कि गरीब है। गरीबी क्यों है? गरीब होने के कारण उसका जनसंख्या बहुत बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि वहाँ एजुकेशन नहीं है, वहाँ हेल्थ नहीं है, वहाँ किसी प्रकार का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं वहाँ मिल पाएगा आपको, कुछ तुमको मिल नहीं पाएगा, तो गरीबी वहाँ रहेगी रहेगी। यानी ये जो 4 मुद्दे हमने चर्चा किया है कि गरीबी का जो 4 मुद्दा होता है, यह देखो वाइस वर्सा होता है। यानी अगर गरीबी है तो आर्थिक विकास नहीं होगा, गरीबी है तो हमारा प्रति व्यक्ति आय कम होगा, गरीबी अगर है तो हमारा क्रय शक्ति कम होगा, और हमारे पास गरीबी है तो हमारी जनसंख्या क्या होगी? बढ़ेगी। अगर क्या करेंगे, इसको हम बढ़ा दें, जनसंख्या को अगर हम कम कर दें, तो जनसंख्या को कम करने के बाद में इकोनॉमिक आर्थिक विकास को बढ़ा दें, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ा दें, क्रय शक्ति को बढ़ा दें, तो हमारा गरीबी अपने आप क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी तक विश्व के किसी भी देश में ऐसा कोई भी स्थिति या आंकड़ा नहीं आया है जिससे यह पता चले कि यदि किसी देश की जनसंख्या कम है तो आर्थिक रूप से समृद्ध है, और किसी देश की जनसंख्या अधिक है तो आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है। इसलिए जनसंख्या के बढ़ने और घटने से हमारे गरीबी पर प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि प्रभाव पड़ता है आर्थिक विकास पर। ठीक, तो ये कुछ ऐसे मुद्दे थे जिस पे हम लोगों ने चर्चा किया है और समझने का प्रयास किया है कि आखिर हम गरीबी का जब चर्चा करते हैं तो गरीबी को चर्चा करने से पहले हमको यह समझना होता है कि गरीबी क्या है, गरीबी के जुड़े हुए मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं गरीबी के आयाम, है ना, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि गरीबी के कितने डायमेंशन हो सकते हैं। अब हम लोग आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि आप लोगों में से कितने व्यक्ति हैं जो अपने आप को गरीब समझते हैं, गरीब मानते हैं? सही से ही बताना। मैं सर। अच्छा, आप अपने आप को गरीब मानते हैं, ठीक है। यानी इसने यानी पूरे बेसिक नीड्स तो हो ही रही है, बेसिक नीड पूरी हो रही है ना। यानी केवल दिलीप जी ही अपने आप को गरीब मान रहे हैं और बाकी और लोग गरीब नहीं मान रहे, मतलब ठीक ठाक है, यही ना कहना चाह रहे हैं आप लोग? देखो, ये प्रश्न पूछने का कारण क्या है कि अभी जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो इसी से जुड़ा हुआ है। तो यदि हम आपके बात को समझें कि आप गरीब नहीं हैं तो कारण दोगे ना भाई कि हम गरीब नहीं हैं। मिसी बोली तो मिसी से पूछते हैं अभी, दिलीप अगर बोले कि हम गरीब हैं तो अब दिलीप से पूछते हैं कि दिलीप बताइए कि आप कैसे गरीब हैं। ठीक है, तो भी 2 ही बच्चों को हम ये करते हैं। बताओ तो मिसी कि आप गरीब नहीं है तो कैसे गरीब नहीं है, ये बताओ। मेरा डेली नीड्स पूरा हो रहा है सर। अच्छा, डेली नीड्स पूरा हो रहा है, ठीक है। और आप दिलीप अमीर हैं, गरीब हैं, तो कैसे गरीब हैं? दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है सर। अच्छा, दैनिक आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पा रही है ना। देखो, वो तो लग्जरियस वाला पूर्ति नहीं हो रही है। देखो, दोनों आदमी जो है ना, पता नहीं कौन सा किताब पढ़ता है, वो समझो यहाँ से हमने आपसे पूछा है कि 3 आयाम है सर। एक मिनट रुकिए चंद्रशेखर, हमने आपसे पूछा है कि आप में से कौन गरीब है। गरीब का मतलब होता है पुअर, और आप लोग जो हमको समझा रहे हैं ना कथा कहानी, वो समझा रहे हैं गरीबी के बारे में, यानी पोवर्टी के बारे में समझा रहे हैं। तो अंग्रेजी जानते होइएगा तो दोनों में अंतर होता है, गरीब में और गरीबी में। गरीबी क्या होता है दिलीप? गरीबी एक स्टेट है, एक अवस्था है। और गरीब क्या है? गरीब जो होता है, सुनो, गरीबी क्या है? गरीबी एक हमारी अवस्था है, स्थिति होती है। ठीक है, ठीक। और गरीब जो होता है, गरीब क्या होता है? सूचक होता है, इंडिकेटर होता है। ये दोनों में अंतर होता है ना। आप जब बोलते हैं कि दैनिक आवश्यकता का हमको पूर्ति नहीं हो रहा है, बोल रहे हैं ना आप लोग, तो वो दैनिक आवश्यकता किस में आता है मिस्सी? वो आता है गरीबी में, गरीब में नहीं आता है। इतना देर से यही ना हम समझा रहे हैं सर। लेकिन गरीबी होगा तो पूरे मतलब समुदाय रहता है ना, और गरीब बोलेंगे कि जैसे ये व्यक्ति गरीब है, वो व्यक्ति गरीब है। तो वही हम पूछ रहे हैं ना इन दोनों से कि दिलीप आप गरीब अपने आप को कैसे कह रहे हैं, और मिस्सी कैसे कह रही है अपने आप को कि हम गरीब नहीं हैं, है ना। यानी आप दोनों का जो उत्तर है वह दोनों का उत्तर क्या है? विरोधाभासी है। यानी हम आपसे पूछ रहे हैं गरीब का, आप बता रहे हैं गरीबी का। समझी मिस्सी? ठीक। Yes, देखो, इसमें क्या होता है कि बेसिक नीड का चर्चा नहीं करना है हमको। हमने कहा कि आप में से कौन अपने आप को गरीब मानते हैं, तो आपको पता होगा गरीब का जो मापन होता है, भारत सरकार ने उसको मुहर लगा दिया है कि 2 स्तर पर होता है। एक उपभोग स्तर पर, दूसरा होता है आय स्तर पर। मानते हैं ना, गरीबी को मापने का तरीका होता है। ये बताएं दिलीप, सही से बतलाइएगा, आप कितना रोटी खाते हैं?
मतलब रात में तो दिन रोटी ही खाते होंगे लोग। कितना खाते हैं रोटी बताएं? 3 पीस सर। ये तो पचने वाली बात नहीं है, मतलब ये तो गजब बात हो गया है ना। रियली सर, रियली। अरे वो पचने वाली बात। नीता जो है, नीता 5 रोटी खाती है भाई, बताएं नो आप 3 सर। रोटी खाइएगा। 3 पीस रात में, 3 पीस सर। अच्छा रात में 3 पीस, ठीक है। जी आप सर। हमको डाइट बताइए तो दिलीप अपना। जी सर। हाँ, सुबह में नाश्ता क्या क्या करते हैं बताओ। देखो ये गरीबी से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये मत समझना आप लोग कि सर जी फकैती कर रहे हैं। हम समझाते हैं, ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए कि गरीबी जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो कैसे हमारे बेसिक नीड से जुड़ा है। बताओ तो नाश्ता में क्या क्या करते हैं आप लोग? रोटी सब्जी। ठीक है, रोटी सब्जी कर लिया, ठीक। यस सर। सारे बच्चे यही लोग खाते होंगे। रोटी कितना लेते हैं सुबह में? 3 पीस। जिससे फर्जी बारा हो रहा है। सब्जी कितना नो ग्राम? सर, ठीक ठीक, सब्जी नो कितना फर्जी। ग्राम लेते हैं? सब्जी 200 ग्राम। 200 ग्राम लेते हैं, ठीक। अच्छा, नाश्ता के बाद आपको लंच होता होगा ना? हाँ, उसमें भी सर रोटी में लेता हूँ। ठीक है, रोटी लेते हैं और सब्जी लेते हैं, ठीक। रोटी कितना लेते हैं? 3 पीस? नहीं, 2 पीस। ठीक है। सब्जी? सब्जी रहेगा 200 ग्राम। 200 ग्राम रहेगा, ठीक। इसके अलावा दूध दही कुछ खाते हैं, स्वीट्स वगैरह? हाँ हाँ, ठीक है। दोपहर में सर। हाँ नो, दोपहर में वो दही हुई नहीं सर। तो अच्छा, ये कब खाते हैं? इसमें रोटी सब्जी खाते हैं, ठीक। हाँ। शाम को बताइए तो। शाम का मतलब कि बिफोर, इसको क्या बोलते हैं, हाँ डिनर हाँ बताएं। बिफोर डिनर क्या करते हैं आप? सर, अंकुरित। अंकुरित चना खाते हैं, ठीक है। मतलब मिक्स रहेगा वो। हम समझ गए। देखो अभी है ना, सारे बच्चे समझ लो, अंकुरित चना खाते हैं या फिर मूंग खाते हैं, ठीक है। ठीक है। और डिनर? डिनर वही रोटी 3 पीस रोटी। ठीक है। 3 पीस रोटी सब्जी दूध। रोटी या दही। सब्जी, अच्छा दूध आधी लीटर पीते होंगे? नहीं सर, 250 ग्राम। 250 ग्राम, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक। चलो, अब हम समझते हैं कि दिलीप ने इस सारे प्रश्न का जवाब ईमानदारी पूर्वक दिया होगा। अब समझो यहाँ पे ट्रिक क्या होता है। दिलीप साहब अपने आप को बोल रहे हैं गरीब। अब देखते हैं, हम साबित करते हैं कि दिलीप साहब गरीब से बहुत ज़्यादा आगे है। कैसे आगे है देखो। पल्लवी ने शुरू में एक टॉपिक बोली। पल्लवी शुरू में एक बात कहा था क्या, कि हमारे भारत में। अच्छा ये बताएं कि दिलीप, आप जो जहाँ रहते हैं वो रोहतास में, वो मतलब शहर है या फिर गांव है? नहीं सर, डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय है सर। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय मतलब शहरी क्षेत्र हुआ ना, ठीक है। जी अब सर, देखो, जी सर, नगर निगम है। नगर निगम है, ठीक है। यानी दिलीप जी रह रहे हैं शहर में, ठीक। देखो, तो आप लोग क्या होगा कि हम समझते हैं कि आप लोग ना एनसीईआरटी की किताब पढ़े होइएगा। तो उसमें पढ़े होइएगा क्या कि जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए कहा क्या गया है, हमारे पास 2 सिस्टम होता है, एक गांव का होता है, एक हमारा शहर का यानी शहरी क्षेत्र होता है, एक ग्रामीण क्षेत्र होता है ना। देखो, यानी हमारा पास जो रंगराजन समिति का रिपोर्ट है या तेंदुलकर समिति का रिपोर्ट है, वह क्या कहता है, इस पर सरकार ने मुहर लगाया हुआ है क्या, कि अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रहता है और वह क्या करता है, रोज 2400 कैलोरी से क्या करता है, कम क्या करता है कि मील लेता है ना, मील लेता है। और शहरी में क्या है पल्लवी, 2100 कैलोरी। सारे बच्चे तो जान रहे हैं ना इसको, समझो यहाँ पे। यानी भारत सरकार के नज़र में, रूम में है तो क्या है, मास्क लगाए हैं सिंह जी आप, है ना। मास्क नहीं लगाए, वो आपका ही जाता रहता है हवा अंदर भीतर में ना, वो हार्म करेगा आपको। देखो, अब हम देखते हैं क्या कि जैसे ये रहते हैं गरीब, ये इसमें देखो, यानी सरकार के नज़र में वैसे व्यक्ति गरीब है और नीति आयोग के नज़र में वैसे व्यक्ति गरीब हैं जो डेली का 2400 कैलोरी से कम मील लेता है, ठीक। और शहरी क्षेत्र में वैसे लोग गरीब हैं जो डेली का 2100 कैलोरी से कम मील लेता है। अब जोड़ते हैं, देखो, आप लोग में कोई साइंस का विद्यार्थी है जो ठीक ठाक, जिनका साइंस बैकग्राउंड रहा हो? चावल नहीं खाते हैं दिलीप आप? नो सर। ठीक, बहुत बढ़िया बात है। देखो, अब यहाँ समझो सारे बच्चे कि कैसे गरीबी का मापन सरकार ने किया है, कितना उस रिपोर्ट पर विवाद होता है। देखो, अब दिलीप साहब का थोड़ा डाइट जोड़ते हैं कि इनका डाइट कितना हुआ है। देखो, अच्छा, रोटी 3 बताए थे ना रात को, और 200 ग्राम सब्जी, ठीक। देखो, 3 रोटी, 2 5 रोटी और 3 8 रोटी। रोटी कितना खाया इन्होंने? 8 रोटी खाया। सब्जी देखो,
200 ग्राम 200 ग्राम 600 ग्राम 200 ग्राम, है ना। सब्जी 600 ग्राम इन्होंने खा लिया। दूध जो खा लिया, दूध इन्होंने 250 ग्राम लिया है, ठीक है। अंकुरित चना लिया है और उसमें मिक्स रहता है नहीं, ये कितना ग्राम का होगा लगभग? 200 ग्राम खाते होंगे दिलीप? नहीं, 100 से 150 ग्राम। ठीक, 150 ग्राम खाते हैं। देखो इसमें चना भी और मूंग भी है, यही ना, मिक्स रहेगा सर। मिक्स रहता है, ठीक। देखो साइंस में यह कहा गया है कि अगर हम एक रोटी खाते हैं, आप लोग में से बहुत सारे महिला कैंडिडेट हैं, रोटी बनाती होंगी ना, जरा बताओ तो अगर हम पूछे आपसे कि एक रोटी में कितना कैलोरी होता है, तो कोई आदमी बता पाएगा हमको? यस लगभग 100 कैलोरी। लगभग 100 कैलोरी, ठीक है। 100 से एवं भी होते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। और कोई आदमी? सर वो तो रोटी के साइज पे डिपेंड करेगा कैलोरी ना सर। देखो एक जो न्यूनतम रोटी का आकार होता है, वह न्यूनतम रोटी के आकार में देखिएगा आप, कम से कम देखो जो सामान्य रोटी का साइज होता है, सामान्य रोटी का वो लगभग 78 कैलोरी का क्या होता है, एक रोटी में पाया जाता है। हम इसको 80 मानते हैं, चूंकि रोहतास के लोग थोड़ा सा मोटा रोटी का आटा वो खाते हैं, वो मोटा आटा रोटी ही खाना चाहिए, जल्दी सुपाच्य होता है। जोड़ लो यहाँ पे, है ना, 88 64 640 कैलोरी हो गया। यानी दिलीप जी ने अकेले क्या किया है, 640 कैलोरी किससे लिया है मिसी? रोटी से प्राप्त कर लिया है ना। अब मामला समझ रहे हैं? अब देखो हंस रहे हैं, अब समझो यहीं पे, है ना। आपकी देखो जब आप वीडियो बनिएगा ना, जब ROCO बनिएगा तो आपके यहाँ आएगा कि सर हमको मेरा नाम BPL में डलवा दीजिए। अब तो सर अब वीडियो का अधिकार दे दिया है, तो आपको यह जांच करना होगा कि भाई तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं, क्या क्या खाना पीना खाते हो। आ गया, इससे अधिक हो गया तो बोलो कि तुम गरीब नहीं हो, तुम जाओ वहाँ। देखो अब क्या किया है कि इन्होंने रोटी से ही कमा लिया है, मतलब 640 कैलोरी, इतना फिक्स है रोटी का। हो सकता है कि 3-3 दो रोटी, कभी इनको ज़्यादा भूख लगा तो कुछ ज़्यादा ही चाँप देते होंगे, लेकिन नहीं सर, नहीं सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, हम 640 कैलोरी मानते हैं। देखो सब्जी जो होता है, इस सब्जी में आपके पास मसाला पड़ता है, ये गरम मसाला हो गया, सब्जी मसाला डालते हैं हम लोग, है ना। तो देखिएगा कि 100 ग्राम का जो रोटी, 100 ग्राम का जो ये सब्जी होता है, सामान्य सब्जी, अगर एक उबला हुआ अंडा में है ना, लगभग 155 कैलोरी ये होता है, एनर्जी होता है। और एक 100 ग्राम का जो सब्जी हम लोग खाते हैं, उस 100 ग्राम के सब्जी में लगभग 212 कैलोरी क्या होता है, एक सामान्य सब्जी में, जिसमें कि आलू प्याज गोभी या जो भी हरी सब्जी होती है उसका 35 ग्राम का हम वजन लेकर के बता रहे हैं आपको। बाकी मसाला भी होता है, पानी भी उबलता है ना, तो गरम मसाला जो पड़ता है उसका ज़्यादा कैलोरी देते हैं हम लोग। तो एक जो 100 ग्राम की सब्जी हो, सॉरी 100 ग्राम बोलते हैं, जो मेरे पास कितना होता है, 150 ग्राम की जो सब्जी होती है, उस 150 ग्राम की सब्जी में लगभग 212 कैलोरी क्या होता है, हमको एनर्जी मिलता है। अब जोड़ लो कि ये कितना सब्जी खा रहे हैं, 15 चौके 60, इसको 4 से गुना कर लो, 4 दूना 8 और 12 चौका 48, है ना, 848 कैलोरी, है ना। अच्छा, और दूध जो होता है, अगर 100 ग्राम हम दूध कंज्यूम करते हैं तो 100 ग्राम दूध में 230 कैलोरी हमको एनर्जी मिलता है, यानी अंडा से ज़्यादा उसमें दूध में कैलोरी होता है। और दिलीप भाई साहब कितना दूध खा रहे हैं, 250 ग्राम, है ना। तो जोड़ लो, 2 तिहाई कितना हो गया, 2 दूना 46, 460 और 115, है ना, 5 7 575, ठीक, 575 कैलोरी। और जो अंकुरित चना जो होता है, अंकुरित चना जो होता है हमारा 150 ग्राम इन्होंने बताया है, तो अंकुरित चना बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी का होता है। यदि हम केवल 100 ग्राम चना अगर खाते हैं तो 100 ग्राम चना में लगभग 770 कैलोरी हमको एनर्जी मिलता है। इसलिए देखिएगा जो धावक लोग होते हैं, सुबह सुबह जो रनिंग करने से पहले थोड़ा बहुत अंकुरित चना खाते हैं, और रनिंग करने के बाद जब वो आते हैं तो वो भी अंकुरित चना खाते हैं, यानी उनको कैलोरी ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि जो 150 ग्राम जो खाते हैं, मूंग भी है इसमें, तो सोचो कि 100 ग्राम हम जब अंकुरित चना खाते हैं या जो मिक्सर खाते हैं गीला उबल करके, तो 670 कैलोरी तो हमको इसमें मिल गया है। ये अगर दोनों को हम कंपाइल करते हैं तो लगभग ये 1100 कैलोरी के आसपास में आपको आराम से मिल जाता है। ये चना बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है हम लोगों को। अब ज़रा जोड़ लो कि अगर ये हमको 2100 से कम अगर आ रहा है तो वास्तव में दिलीप जी गरीब हैं।
अगर यह 2100 से ज़्यादा आ रहा है तो दिलीप जी क्या हैं, गरीब नहीं हैं, है ना। अब देखो आपको यही मानक जो है, यही मानक जब अधिकारी बनिएगा तब आपको इस मानक को फेज करना पड़ेगा, समझे दिलीप। तो अपने आप को सबसे अग्रिम पंक्ति में रखते हुए वक्तव्य दिया है कि सर हम गरीब हैं, तो है ना, आप गरीब नहीं हैं। और इसमें जो भी बच्चे बैठे हैं अब आगे से चना वाला नहीं बताएंगे। अच्छा नहीं बताइएगा, अभी भी सर दाल नहीं बताया है। अच्छा हाँ देखिए दाल नहीं, दाल जबकि दाल में बहुत ज्यादा कैलोरी रोटी होता है। थोड़ा सा कम कर दीजिएगा सर हाँ। दाल इसलिए नहीं खाते हैं ना सर, मुझे यूरिक एसिड बढ़ जाता है मेरा। वो ठीक है ना। यानी देख लो कि देखो जनरली क्या होता है कि जो भी हम लोग है ना, अब इसीलिए क्या है कि इसी जो तेंदुलकर समिति का रिपोर्ट जो पूरा इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, आगे में पढ़ेंगे हम लोग, उसका यही कारण था कि भाई तुम मतलब दिल्ली में बैठ करके एसी के रूम में बैठे हुए हो और तुमको पता होगा कि जो गांव में लोग रह रहे हैं, उड़ीसा में रह रहा है, महाराष्ट्र में रह रहा है, वो क्या खाना खाता है क्या नहीं खाता है, वो गरीब है क्या अमीर है, तुम कैसे रिपोर्ट बनाओगे। तब ना देखते हो हमेशा विवाद होता है सरकारी रिपोर्ट पर, खासकर गरीबी के रिपोर्ट पर। आई बात समझ में। सोचो कि ये तो बेसिक चीज़ है भाई। एक रिक्शा चलाने वाला देखिएगा स्टेशन पर कहीं बैठ कर जो कुली लोग है, एक बार कपड़ा खोलेगा 15-15 रोटी वो लोग खाते हैं। देखिए भैया हम लोग देखे हैं पटना में कभी जाते हैं तो बहुत वो खाते वर्क करते हैं। यानी इस गांव में जो लोग जितना श्रम करता है उनको उतना कैलोरी चाहिए होता है। तो सरकार के नज़र में वह गरीब नहीं है, लेकिन सरकारी योजना जो क्रियान्वित हो रही हैं, तो एक बीपीएल का कंसेप्ट आया, उसको हम आगे पढ़ेंगे। अब पैसा के आधार पर डाल दिया गया आय के आधार पर, तो उसमें वो लोग गरीब माने जा रहे हैं। लेकिन कैलोरी के आधार पर केवल अफ्रीका महाद्वीप को छोड़ दो, बाकी किसी कंट्री में जाओगे तो कैलोरी के आधार पर कोई भी व्यक्ति अभी गरीब नहीं है। हाँ अभी गरीबी बढ़ गया अफगानिस्तान में। वहाँ देखिएगा कि माएँ अपने बच्चे को बेच रही है अनाज के लिए, माएँ अपनी बेटी को बेच रही है अनाज ताकि उनको खाना मिले। कभी बीबीसी का रिपोर्ट देखिएगा, इतना ख़राब कंडीशन वहाँ पे हो गया। तो खैर वो एक अलग सिनारियो है अफगानिस्तान का। बात समझ में, देखो सारे बच्चे को समझ में आ गया ना कि गरीबी क्या होता, गरीब क्या है और गरीबी क्या है, समझी है ना। तो आपको ऐसे ही मेजर करना है, ठीक। और जो हम लोग मील खाते हैं, जैसे दाल खाएं, चावल बहुत लोग खाते हैं, तो 100 ग्राम चावल में 155 से 65 के आसपास में रहता है वो कैलोरी, है ना। उसमें भी अगर रात में हम खाना खाने के बाद स्वीट्स खा लेना, तो उसमें क्या होता है कि स्वीट्स खाने के बाद में हमको और ज़्यादा कैलोरी मिलता है। इसलिए देखिएगा कि आप गर्मी में जब थक खा करके आते हैं अपने घर में, तो नींबू का शरबत बना करके पीते होइएगा। नींबू डालते हैं और का चीनी डालते हैं ना, एनर्जी हमको तुरंत मिलता है, यानी हाई कैलोरी हमको प्राप्त मिल जाता है, समझे, ठीक। तो आपको ये मेजरमेंट इसलिए समझा दिया गया है ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें रहें कि हमारे यहाँ गरीब कौन हो सकता है और कौन नहीं हो सकता है। जब आप अधिकारी बनिएगा तब आपको इसमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा, समझी मिसी, है ना। यस सर। आपको वर्षा, यस सर। वर्षा तो बहुत ज़्यादा कैलोरी ली हुई है नहीं। तुम कितना रोटी खाती हो नीता? जी सर। तुम कहो कि सर हम 1.5 रोटी खाते हैं। नहीं कहेंगे सर, आप बता दिए ना 5 रोटी खाते हैं, तो 1.5 क्यों कहेंगे। अच्छा तो हम तो अंदाजे बोले हैं जी, सही में खाती हो 5 रोटी? आपका अनुमान सही है, उससे ज्यादा कोई खा भी नहीं सकता है। हाँ देखो आपके पास बीपीएससी में प्रश्न पूछा जाता है ना, कि बिहार में गरीबी के क्या क्या कारण हो सकते हैं और गरीबी को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, हमको उसके संदर्भ में क्या जाता है, पूछा जाता है प्रश्न, ठीक। देखो तो उस हाँ बताओ। जो केवल खाते हैं उनका प्रति व्यक्ति आय नहीं है, वो किस में आएंगे, गरीब में या अमीर में? क्या बोलिए? जैसे हम लोग हैं काम नहीं करते हैं, केवल खाते हैं, तो हम लोग किस में आएंगे? नहीं, काम दोनों में से कोई एक पैमाना अगर तुम पर लागू होता है ना, वो गरीब नहीं है। बात समझ में? जैसे कि हमारे कमाते भले ही ना है, लेकिन कमाने पर खाने पर खर्चा करते हैं ना, बात हाँ। ये उपभोग व्यय है वो, तो तब तो गरीब नहीं ना हुए। जैसे मान लो नीता कि हमारे पिताजी मान के चलो कि सर्विस करते हैं, ठीक। उनका क्या है कि वो सैलरी उठा कर खिलाते, तो परिवार का तो भरण पोषण करते हैं ना, हमको खिलाते हैं, परिवार को खिलाते हैं। तो पापा का जो उनका पिताजी का जो मापन किया जाएगा वो किया जाएगा आय विधि पर, और हम लोग को जो किया जाएगा वो किया जाएगा खाद्यान्न विधि पर, जो उपभोग होते ना, हम लोग उपभोग नहीं करते हैं जी। बोले पापा आज ये लेकर के, पहले वो लेकर के आइए, तो हम मापन दोनों का होगा, लेकिन दोनों का क्या होगा, अलग अलग होता है।
क्योंकि हम तो अभी नॉन वर्किंग है। बात समझ में आया? तो ऐसा मत सोचो कि हम नहीं कमाते हो तो हम गरीब में नहीं आएंगे। तुम कमाओ चाहे नहीं कमाओ या निठल्ला रहो, तुमको सरकार मेंशन करती है ना। नहीं, प्रति व्यक्ति आय के आधार पे सोच रहे थे। नीतीश कुमार सरकार बचाने में लगे थे क्या आप? जी नहीं सर, लेट थोड़ा सा हो गया था आज भर। तो मीटिंग ठीक हुआ है उनसे, क्या नाम है, सोहनी जी से और मांझी जी से? जी नहीं सर, ऐसा नहीं हो पाया? हुआ था सर। अच्छा, कामयाब नहीं हो पाया। देखो, अब आप लोग बताओ कि आयाम का मतलब क्या होता है? कोई आदमी बता सकता है आयाम क्या होता है? ये सर मतलब जिस पर कोई भी चीज को मापने का प्रयास करते हैं, तो गरीबी को जो मापने का मतलब मुख्यतः जो बिंदु है उसको आयाम कहेंगे। नहीं, वो तो अलग चीज़ है, वो तो मापन आप बता रहे हैं। देखो, आयाम जो होता है, यह आयाम हिंदी का शुद्ध रूप है। आयाम जो होता है वह हिंदी का शुद्ध रूप है। इसका मतलब समझ लो, आयाम का मतलब होता है मत, या इसी को हम लोग बोलते हैं धारणा। धारणा का मतलब हो गया कंसेप्ट, है ना, समझ लो, ठीक। वही चीज़ लिखें डायमेंशन। अब देखो, जैसे हमारा जो पूरा हाथ फैलाते हैं और जैसे हम राउंड कर लिए, तो जितना दूर हमारा दोनों हाथ का डायमेंशन जाएगा, डायमीटर जाएगा, है ना, जो सर्कमफ्रेंस बनेगा, परिधि बनेगा, मेरा आयाम वहीं तक होगा, मतलब मेरा जो दायरा होगा वहीं तक होगा। उससे हम बाहर जाने के लिए हमको क्या होगा, कदम बढ़ाना पड़ेगा। वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि यदि गरीबी के आयाम को हमको समझना है, तो गरीबी का जो दोनों हाथ पैर फैला लिया है ना, गरीबी ऐसे घूम ली, तो इसके सर्कल में क्या क्या चीज़ आता है, फिर से समझो। गरीबी जो है अपना क्या किया, दोनों हाथ पैर फैला लिया, गरीबी ऐसे घूम रही है, तो उसके द्वारा जो बनाया गया वृत्त है, जो सर्कल है, उसके अंदर में कौन कौन सा चीज़ आएगा, कौन कौन सा अंग होगा, कौन कौन सा बातें होंगी, कौन कौन से तथ्य होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयाम कहते हैं, ठीक। तो गरीबी जो हमारे पास में है, तो उस गरीबी का कौन कौन सा मत हो सकता है, कौन कौन सा धारणा हो सकता है, या कौन कौन सा आयाम हो सकता है, हम लोग उसी की अभी क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, ठीक। देखो, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गरीबी का जो आयाम होता है, हम उसको लेते हैं सोशल स्तर पर, है ना। सोशल यानी हम गरीबी के सामाजिक आयाम को सबसे पहले देखने का प्रयास करते हैं। अब देखो, सामाजिक आयाम का मतलब हुआ कि गरीबी जो है आपको किन किन स्तर पर देखने को मिलता है, किन किन मतों पर देखने को मिलता है, किन किन धारणा पर देखने को मिलता है, ठीक। तो इसी की हम लोग क्या करते हैं, अभी डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। देखो, गरीबी जो होता है, वह गरीबी का जो सबसे पहला हमने सामाजिक बताया। अब इस सामाजिक को देखो हम क्लासीफाई करने का प्रयास करते हैं, समझाने का कि हमारे समाज में जो गरीबी है, गरीबी कहाँ होगा भाई, गरीबी तो समाज में ना होगा जी, समाज के तो बाहर नहीं जा सकता है। गरीबी अर्थव्यवस्था में होगा, गरीबी हमारे पर्यावरण में होगा, गरीबी हमारे स्वास्थ्य में होगा। तो यदि हम गरीबी के आयाम का सबसे पहला पहलू सामाजिक देखते हैं और सामाजिक को भी हम और बांटने का प्रयास करते हैं, यानी हमारे समाज में किन किन स्तरों पर गरीबी देखने को मिलता है, हम अभी क्या करेंगे, उनका चर्चा करते हैं, ठीक। देखो, तो सबसे पहला हम चर्चा करते हैं स्वास्थ्य स्तर पर, है ना, स्वास्थ्य स्तर पर, यानी ऑन हेल्थ लेवल। अब देखो, ये समझो क्या है कि हमने कहा कि जो गरीबी होता है, वो गरीबी, अब सीधे समझो कि स्वास्थ्य स्तर पर भी गरीबी देखने को मिलता है। यानी देखो, जैसे मान लेते हैं चंद्रशेखर के पास बहुत पैसा है, मनीष के पास थोड़ा सा पैसा कम है, चंद्रशेखर को भी कोई ऐसा बीमारी हो गया और मनीष को भी बीमारी हो गया है, तो क्या करेगा कि चंद्रशेखर के पास अधिक पैसा है तो वह क्या करेगा, अपना इलाज अच्छे अस्पताल में कराएगा। मनीष के पास पैसा नहीं तो मनीष अपना इलाज सरकारी अस्पताल में करवाएगा। यानी उनका जो स्वास्थ्य का स्तर हो गया, वह कैसे डिफ्रेंशिएट हो रहा है, गरीबी के कारण। अब जरा बताओ कि जब हमारे समाज में आय में असमानता है, तो उस आय की असमानता हमको किस पर इम्पैक्ट डाल रही है, हमारे स्वास्थ्य स्तर पर। आप देख लीजिए कि हमारे गांव में, ग्रामीण क्षेत्र हो गया, शहरी क्षेत्र में, अपने बिहार में ही देख लो ना, कि हमारे शहरी क्षेत्रों में गांव का जो, शहर का जो डॉक्टर का फीस होता है लगभग 500 से 1000 रुपये के बीच में होता है, लेकिन गांव का डॉक्टर साहब 100 रुपये में तुमको इलाज करके दे देते हैं। क्यों? क्योंकि गांव में क्या है, गांव को में पता है सबको कि यहाँ का लोगों के पास प्रति व्यक्ति आय अधिक नहीं है, तो हमको ज़्यादा वो पैसा नहीं दे पाएगा, है ना। तो गरीबी का जो पहला आयाम होता है, हम देखते हैं कि स्वास्थ्य स्तर पर। खुद अपने आसपास में देखो ना कि आपके पास अगर पैसा रहेगा तो अच्छा खाना खाएंगी,
कोई अच्छा खाना खाएगा, ठीक, तो वो अच्छा खाना शरीर में लगता है तो आपको बीमारी कम होगी। लेकिन अगर किसी के पास पैसा नहीं है, कोई आदमी गरीब है, तो वह क्या करेगा, शुद्ध खाना नहीं खा पाएगा, तो जनरली उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, उसके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। यानी गरीबी है तो स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, और स्वास्थ्य है तो गरीबी पर उसका क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, हमारे यहाँ समाज में पूरक माने जाते हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं कि एजुकेशन यानी शिक्षा स्तर पर, है ना, एजुकेशन पर, ठीक। देखो अभी आपसे यह नहीं पूछेगा क्वेश्चन में कि आयाम उसका बता, बस आयाम समझो, क्योंकि कारण तुमको यहीं से निकलेगा। अगर तुमसे पूछेगा कि गरीबी के कारण क्या हो सकते हैं, तो पहला कारण क्या बोलोगी, स्वास्थ्य स्तर का कम होना, है ना, या स्वास्थ्य पर अधिक खर्चा, स्वास्थ्य पर अधिक दबाव। एक ये भी पॉइंट हम बोल सकते हैं ना कि यदि हमारा पर्यावरण शुद्ध नहीं रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य खराब होगा, तो हम अपने इनकम का बहुत सारा पैसा स्वास्थ्य पर खर्च कर देंगे, तो क्या हो जाएगा कि हम विकास तो नहीं कर पाए, हम गरीब के गरीबे रह जाएंगे। बहुत जो भी वर्ड आपको सुंदर लगता है, जहाँ पे आप सोच पाते हैं, उसको इसमें क्या करना है, नोट करना है, लिख देना है मेंस की कॉपी में। अगर पूछेगा आयाम तो, हालांकि अभी तक आयाम नहीं पूछा है बीपीएससी ने, वो बस चर्चा करता है गरीबी के कारण पर ही और उसके निदान पर ही चर्चा करता है, ठीक। अब देखो दूसरा हमने कहा कि शिक्षा स्तर। अब बताओ कि हमारे समाज में शिक्षा के स्तर पर कैसे गरीबी देखी जाती है। देखो हम गरीब हैं, हम समाज में रहते हैं, और आपको पता है कि बिहार सरकार में, थोड़ा डाटा समझ लेते हैं, बिहार सरकार का, केंद्र सरकार का जो सेंसस 2011 हुआ था, इस 11 में बिहार में जो शिक्षा स्तर है, वो शिक्षा स्तर की लिटरेसी कितना था बताओ तो, कोई आदमी है जानकारी? 61.80% क्या था हमारे यहाँ साक्षरता दर था, है ना। अब देखो यानी हमारे बिहार में क्या है नीता, 100 लोगों में केवल 61 लोग ही क्या है, साक्षर हैं। बाकी हमारे पास 39 लोग ऐसे हैं जो शुद्ध रूप से बिल्कुल अनपढ़ आदमी हैं, उनको कुछ नहीं आता है। तो सोचो कि हमारे समाज में यह गरीबी को कैसे बढ़ाएगा। देखो जो 61 लोग साक्षर हैं तो इनके पास दिमाग होगा, विवेक होगा, ये किसी काम को तकनीकी रूप से दक्षतापूर्वक कर सकते हैं। लेकिन जो 39 लोग हैं ना, ये श्रमिक होते हैं, लेबर होते हैं, इनके पास तो कुछ अपना माइंड काम नहीं करेगा, हमने जो ऑर्डर दिया अपना वो वही काम करेगा। तो इसकी जो इसकी जो इनकम होगा, इसका इनकम क्या होगा, सैलरी कम होगा, लेकिन जो पढ़ा लिखा होगा उसका सैलरी क्या होगा, अधिक होगा। तो अब दोनों तो एक ही समाज में रह रहा है ना, तो एक ही समाज में किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को हम अधिक सैलरी देते हैं तो उसका रहन सहन उठेगा, उसका स्वास्थ्य स्तर उठेगा, यानी अब वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गरीबी से आगे निकलेगा। लेकिन माइक बंद कर लीजिए कोई जिनका खुला हुआ है, आवाज़ घर घर हो रहा है। लेकिन जो 39 लोग क्या है, उनकी इनकम कम है, तो क्या वो ना तो शिक्षा पर खर्च कर पाएगा, ना तो स्वास्थ्य पर खर्च कर पाएगा, नतीजा क्या हो जाएगा, वह गरीब का गरीब रह जाएगा। तो जब तक हमारे यहाँ शिक्षा में पूरा 100% क्या होगा, दर 100% नहीं हो पाएगा, तब तक हमारे यहाँ गरीबी समाप्त नहीं होगी। अभी देखिएगा नीति आयोग ने बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 से जारी किया है, पिछला ये अक्टूबर नवंबर के आसपास में। सबसे गरीब देख रहे हैं बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश को बोला है। बिहार का कोई भी रैंक ले लो गरीबी में, या तो नीचे ही रहता है ना तो फिर ऊपर में रहता है, यही ना रहेगा जी, या तो खूब गरीब रहेगा या फिर खूब मतलब रहता है ऊपर से नीचे रहता है वो। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में क्या है, हमारे समाज में गरीबी है, तो गरीबी होने का लोगों के पास पैसा नहीं तो शिक्षा पे खर्च नहीं कर रहा है। और फिर इसको उल्टा समझते हैं कि हमारे पास अगर शिक्षा नहीं है तो हम गरीब हैं, यानी यह एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। आप देख लो, जर्मनी देख लो, नॉर्वे देख लो, रसिया देख लो, तुर्की देख लो, ब्रिटेन देख लो, यूएसए देख लो, फ्रांस देख लीजिए, न्यूजीलैंड देख लो, ऑस्ट्रेलिया देख लो, जो भी आप बड़े बड़े जो विकसित और विकासशील से ऊपर के राज्य हैं, देश हैं, उनमें लिटरेसी रेट लगभग 100%। कितना डेवलप है। हमारी सोच से बहुत आगे जापान है, हमारी सोच से बहुत आगे देखिए ताइवान का टेक्नोलॉजी है। क्यों है? क्योंकि वहाँ शिक्षा बहुत ज़्यादा है। तो जब तक केंद्र सरकार या बिहार सरकार हमारे यहाँ शिक्षा को सुधार नहीं करेगा, तब तक हमारे बिहार से क्या होगा, गरीबी खत्म नहीं होगा। तो ये हमारा दूसरा आयाम हो गया। इसमें किसी को कोई समझना हो, कुछ दिक्कत करना हो? अब देखो, अब इस जो 61% हम बताएं कि 61.80% जो हमारा लिटरेसी रेट है, इसमें भी असमानता है। असमानता क्या है वर्षा, कि मेल का अलग साक्षरता दर है और फीमेल का अलग साक्षरता दर है।
हमने आपका चर्चा किया था इसमें, बताओ तो कोई आदमी को याद है फीमेल का कितना और मेल का कितना साक्षरता दर है? 51%, सिर्फ फीमेल का 51%। 71 और 51। क्या बोल रही है वर्षा आप? फीमेल का 51% है। 51.4। हाँ 91.4 है, और इसका कितना है 71.20। अब देखो हमारा बिहार तो अद्भुत देश है, अद्भुत राज्य है, सॉरी, हमारे यहाँ शिक्षा ऑलरेडी कम है, लेकिन देख रहे हैं कि महिला का शिक्षा और कम है, यानी महिला 51% क्या है हमारे पास एज लिटरेसी रेट है। अब देखो, अब इससे एक बहुत अच्छा आंकड़ा क्या निकल करके आता है कि हमारे यहाँ जो महिलाएं केवल 51% ये साक्षर है, तो अब बीपीएससी में महिला अभ्यर्थियों की जो प्रायुक्ता होता है कि जल्दी हम नौकरी कर लेंगे, क्यों उसका कन्फर्म होता है? देखो अगर कोई भी लड़की हल्की पढ़ी लिखी जानकार हो, ठीक ठाक हो ना, तो बीपी से वो क्वालिफाई आसानी से कर पाएगी। क्यों? क्योंकि उनको देखिएगा कि हॉरिजॉन्टली 35% रिजर्वेशन दिया हुआ है। बहुत सारी लड़की पीटी पास कर जाती है, उनको पता नहीं होता कि भाई मेंस का सिलेबस क्या, हम कैसे लिखें। तो ऐसे ऐसे लड़की सिलेक्ट हुई हैं अभी पिछले 64वीं 65वीं में, जिनको कि ना तो पर्सनालिटी ना तो ढंग से डील कर पाती किसी मुद्दे को। अब देखे होइएगा यूट्यूब वगैरह पे या कहीं सुने होइएगा आप लोग। तो आप लोग जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं हल्का सा ध्यान दे दो, थोड़ा 2-3 महीना शरीर को गला लो पढ़ करके, है ना, भविष्य बन जाएगा। क्यों? आंकड़ा आपके सामने है ना कि हमारे यहाँ केवल 51% साक्षर है। साक्षर का मतलब जिस फीमेल को अपना हस्ताक्षर करने आता है उसको सरकार साक्षर मानती है। यानी इसमें भी पढ़ी लिखी तो बहुत मुश्किल से समझते हैं कि 20% लोग ही क्या होंगे, 20% भी तो बहुत ज़्यादा हो गया। 15 से 17% के बीच में ही महिलाएं होंगी जो इंटर या ग्रेजुएट होंगी हमारे बिहार की, है ना। तो ये जो अंतर होता है पुरुष में भी और महिला में भी, यह अंतर कहाँ इफेक्ट करता है? तो हमको रोजगार को प्राप्त करने में डिफ्रेंशिएट करता है। तो जब तक सरकार इस गरीबी को नहीं दूर करेगी, सॉरी शिक्षा की समस्या को नहीं दूर करेगी, तब तक हमारे यहाँ गरीबी यथावत बना रहेगा, उसको हम लोग दूर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब बताओ, अब एक और आगे का टॉपिक देखते हैं कि यदि गरीबी का आयाम हमारे पास में है तो गरीबी क्या है? सामाजिक वंचन का सबसे बड़ा कारण होता है। यानी गरीबी अगर है हमारे पास में, अब उसको हम देखते हैं सामाजिक बहिष्करण के आधार पर। देखो इसका एग्जाम्पल मिला है आप लोगों को कहीं पर? इसको बोलते हैं सोशल बॉयकॉट। अब देखो ये गरीबी जो है ना हमारे बिहार में सामाजिक बहिष्करण का सबसे बड़ा कारण होता है। आप देख लो, यहाँ गया में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति रहती है ना। यहाँ देख लो, यहाँ देखिए भागलपुर का जो इलाका है जहाँ कुछ ट्राइबल लोग रहते हैं, है ना, इन सब इलाकों में देखो सामाजिक बहिष्करण का मतलब होता है कि यदि हम गरीब हैं, ध्यान से सुनना, सामाजिक बहिष्करण का तात्पर्य होता है कि यदि हम गरीब हैं तो समाज में हमको मानक प्रतिष्ठा नहीं मिलता है, हमारी बात का वजन नहीं होता, हमारी बात को कोई सुनता नहीं है। इसको फिर उल्टा हम समझते हैं कि यदि हमारे पास क्या है, सामाजिक बहिष्करण होगा तो हम गरीब होंगे। यानी हमारे बिहार में जो भी अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो भी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जो भी पिछड़ी जाति के लोग हैं, उन सब में क्या है, बहुत ज़्यादा गरीबी अभी भी है। तो उनको समाज ने क्या किया, काट दिया है। देखिएगा कि कभी किसी वो जो शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल एसटी हो गए या ओबीसी का जो मकान, ये ओबीसी जाति का जो घर मकान होगा ना, उनका मोहल्ला में कभी जा कर के देखिए, या कभी जनरल कास्ट का मोहल्ला में जाकर देखिए, दोनों में आपको अंतर दिख जाएगा। ये ऑब्जर्वेशन की बात होती है, जो नहीं कि हर चीज़ किताब में लिखा हुआ हो। तो ये होता है सामाजिक बहिष्करण। ये सामाजिक बहिष्करण गरीबी के साथ साथ, जब से गरीबी है यानी जब से सृष्टि का निर्माण हुआ और जब से हम पढ़ने लिखने का आविष्कार हुआ, जब से लोग हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और जब से मानव विवेक आया है, तब से सामाजिक बहिष्करण बना हुआ है, निरंतर बना रहता है वो हमेशा। यानी हमारे बिहार में ऐसा कोई भी जिला नहीं है जहां अभी भी छुआछूत नहीं हो रहा हो, जहां अभी भी भेदभाव नहीं हो रहा हो और जहां अभी भी सामाजिक बहिष्करण नहीं हो रहा हो। यदि तुम गरीब हो, तुम्हारा प्रति व्यक्ति आय कम है, तो तुम निचले क्षेत्र में जमीन लेकर के रहोगी, पैसा तुम्हारे पास है नहीं, तो हमेशा गरीबी के गरीब रहोगे वो। अगर इनके पास पैसा होता तो समाज में इनका बहिष्कार क्यों होता? लेकिन सबका तौर क्या है, एजुकेशन।
तो ये हमारे गरीबी के आयाम का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है सामाजिक बहिष्करण, कि यदि हमको समाज में बहिष्कार कर दिया जाता है तो हमारा सबसे बड़ा कारण क्या होता है, गरीबी, और हम गरीब हैं इसलिए मेरा समाज में बहिष्कार कर दिया जाता है। यदि सरकार को हमको बहिष्कृत नहीं, सरकार तो नहीं बहिष्कृत करती है, करता कौन है, समाज। जो भी बहिष्कार का सिस्टम होता है सब हमारे सोसाइटी में ही चला आता है ना। और सबसे बड़ा अभिशाप कौन सा होता है हमारा, वो पॉवर्टी होता है, गरीबी होता है। चीज़ समझ में आया। तो ये 3-4 कुछ ऐसे आयाम थे जिनको हमने यह समझा है सामाजिक स्तर पर कि यदि जब तक यह विद्यमान रहेंगे या जब तक इन समस्या को हम दूर नहीं कर पाएंगे तब तक हम क्या होंगे, अपनी गरीबी के अभिशाप को दूर नहीं कर पाएंगे। बस समझ में आया। अब देखो ये तो हो गया सामाजिक स्तर का। अब हम अगला पहलू देखते हैं कि गरीबी के आयाम में, कि गरीबी के आयाम में हमारा आर्थिक क्या हो सकता है, आर्थिक स्तर पर क्या हो सकता है ना, इकोनॉमिक लेवल पर। देखो यानी अगर गरीबी है तो गरीबी की हम चर्चा करते हैं कि गरीबी का हमारी अर्थव्यवस्था पर और हमारे व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, देखो यानी अगर हम गरीब हैं, है ना, तो देखो हमारा क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय कम होगा, प्रति व्यक्ति आय कम। देखो समझ लो ध्यान से कि कोई भी व्यक्ति यदि गरीब होता है तो उसकी प्रति व्यक्ति आय कम कैसे होती है। देखो क्योंकि गरीब जो व्यक्ति होगा उनको नाम डाल दिया जाता है, सरकार बीपीएल में नाम डालता है, और बीपीएल में सरकार किसको काम देता है, मनरेगा में, या सरकार की कोई अन्य योजनाएं जो होती हैं उन योजनाओं में जो भी श्रमिक लोग हैं उनको वह क्या देता है, उन लोगों को रोजगार देता है। तो चूंकि ये लोग क्या है कि इनका हमने कहा कि गरीब हैं, पॉवर्टी मतलब क्या, गरीबी है ना, यानी वह लोग गरीब हैं, तो गरीब है, उनके पास विवेक नहीं है, एजुकेशन नहीं है, बात समझ में, स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है, तो वो लोग क्या करेंगे, अपने दैनिक बेसिक नीड को पूरा करने के लिए रोजगार की तलाश करते हैं, और वो लोग ऐसे सरकारी योजना में काम करते हैं जो उनको स्थानीय स्तर पर ही काम मिल जाता है। तो मनरेगा जो है, मनरेगा प्रति व्यक्ति आय को हालांकि बढ़ाया तो है, गरीबी को दूर तो किया है, लेकिन हमको जो भी डाटा चाहिए सरकार के गरीबी के हिसाब को उसने दूर नहीं किया है। बात समझ में आया। तो हमारी गरीबी जो होती है हमारी प्रति व्यक्ति आय को नहीं बढ़ने देती है। यदि हमारे पास पैसा होता तो हम क्या करते, हम भी राकेश झुनझुनवाला साहब बन जाते, हम भी इन्वेस्टमेंट करते, शेयर खरीदते या बिजनेस करते, लेकिन मेरे पास तो पैसा नहीं है, तो हम कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे। तो मेरे पास जो भी रोजगार का साधन रहेगा, या तो हम साइकिल पे चना बादाम बेचेंगे या स्टेशन पे कुछ काम करेंगे, ही नहीं काम कर सकते हैं जी। यानी प्रति व्यक्ति का आय हमारा बिल्कुल क्या रहता, लो का लो रहेगा, तो हमारी गरीबी यथावत बनी रहेगी। बात समझ में आया। आगे देखो, आगे इसके एक और आयाम हो सकते हैं कि उपभोग में कमी, उपभोग में कमी, है ना, यानी लो इन कंज्यूम, है ना। देखो अब उपभोग में कमी का क्या मतलब होता है कि हमारे पास में क्या है कि पैसा नहीं, हम गरीब हैं, तो अगर हमको कहीं बाहर गए घूमने के लिए, हमको कुछ अच्छा चीज़ दिख गया, अच्छा खाने का मिल गया, अच्छा कपड़ा दिख गया, तो हमको इच्छा तो है कि हम उसको खरीदें, लेकिन मेरा जेब अलाउ नहीं करता कि हम उसको खरीद पाएंगे। हम मेरे पास पैसा मन है लेकिन हम उसको खाना नहीं खा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि हम अपने उपभोग के स्तर को क्या करें, बढ़ा सके। समझ में आया। तो ये एक अलग आयाम होता है किसका, आर्थिक स्तर में गरीबी के संदर्भ में, कि अगर हम गरीबी हैं तो हमें हमारी अर्थव्यवस्था या आर्थिक स्थिति कैसी हो जाएगी, उपभोग में कमी को हमेशा दर्शाता है। इसको दूसरे रूप से और समझोगे कि अगर गरीबी है ना, तो गरीबी अगर यहाँ पर, तो गरीबी के नीचे कौन कौन से समस्या को देखते हैं। तो हमने देखा ना, अगर हम गरीब है तो हम समाज से कट के रहेंगे, अगर हम गरीब है तो हमको समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा, यदि हम गरीब है तो हमको शिक्षा नहीं मिलेगा, गरीब हमें तो हमको अच्छा से इलाज नहीं कर पाएंगे, हम गरीब है तो हम क्या कर सकते हैं कि हमको अच्छा सा उपभोग पर हम खर्च नहीं कर सकते हैं, गरीब है तो मेरा प्रति व्यक्ति आय कम होगा। तो ये सब वास्तव में जो आयाम हम पढ़ रहे हैं ना, तो गरीबी के परिणाम को भी हम कह सकते हैं कि गरीबी के ये सब परिणाम हो सकते हैं। बात समझ में आया। ऐसा नहीं कि आयाम का मतलब आयामे होता। अगर तुमको बीपीएससी अगर पूछ दे कि गरीबी के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, तब तो बोलोगे क्या कि मास्टर साहब पढ़े नहीं किए हैं। तो वास्तव में जो आयाम होता है, ये सब हम लोग किसका चर्चा कर रहे हैं अभी, परिणाम भी एक तरह से वही चीज़ है ना जो डिस्कस कर रहे हैं हम सब, है ना। तो दोनों अगर प्रश्न जैसा भी पूछे, या तो आयाम पूछे या परिणाम पूछे, तो यही सब लिखना है। फिर बताते हैं, देखो परिणाम कैसे लिखेगा। और तुमसे पूछे कि गरीबी का क्या क्या परिणाम हो सकता है, चर्चा करें, तो लिखना गरीबी के निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं।
पहला सामाजिक स्तर पर परिणाम, लैंग्वेज को चेंज कर देना है। आर्थिक स्तर पर परिणाम, सामाजिक स्तर में क्या लिखोगे पॉइंट बना करके, यदि हम गरीब हैं तो हमें समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, क्योंकि हमारा रहन पर ज़्यादा खर्च नहीं होता है, हमारे स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च नहीं होता है, हमको रोजगार नहीं प्राप्त होता, तो हमारा सामाजिक बहिष्करण कर दिया जाता है। ठीक, यदि हम गरीब हैं तो मेरे पास हम क्या होते हैं, अशिक्षित रहते हैं, क्योंकि मेरे पास इतनी क्षमता नहीं होती है कि हम पैसा खर्च करके अच्छा एजुकेशन प्राप्त कर पाए। बिल्कुल लिखना है ये सब चीज़ों को, आपको दिखाना है कॉपी में, है ना। फिर लिखना है परिणाम में क्या कि समझ में ही कि यदि हम गरीब है तो हम अपने जो हेल्थ सेक्टर पर है या हेल्थ पे ज़्यादा खर्च नहीं कर पाते, तो हमारा स्वास्थ्य भी क्या होता है, खराब होता चला जाता है। फिर वैसे आर्थिक में ही लिखेंगे कि अगर हम आर्थिक हैं, है ना, आर्थिक रूप से गरीबी के परिणाम, तो आर्थिक रूप से गरीबी का सबसे बड़ा परिणाम यह होता है कि हमारे पास प्रति व्यक्ति आय में क्या होती है, कमी होती है, और हमारे पास पूंजी का अभाव होता है, तो हम किसी प्रकार के अन्य आर्थिक गतिविधि में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। नतीजा हमारा जो आय होता है वो आय क्या होता है, सीमित रह जाता है। भाषा तो अपना खेल है ना, किसी का नोट्स के देखकर भाषा मत बनाना। इतना चीज़ जो समझा रहे हैं इसीलिए ना कि आपके दिमाग का थोड़ा सा डेवलपमेंट हो, आप चीज़ को सीखे तो अपनी भाषा में उसको लिख देना है। ठीक है, परिणाम में यही से लिखना है। ये आर्थिक में समझ में आ गया। बताओ अब आर्थिक में और क्या क्या हो सकता है, बताइए। आर्थिक में और हो सकता है निम्न, तुम लोग अभी लिंक देखती हो क्लास उलास का जी, वैसा ही मतलब फकैती मारती हो नहीं कि देखते हैं कैसे पढ़ाई लिखाई होता है। ये चर्चा किए थे निम्न उपभोग स्तर को, ये कर दिए थे, है ना। जीवन स्तर देख लो। अब दूसरा टॉपिक है इसी में कि निम्न जीवन स्तर यानी लो लिविंग स्टैंडर्ड। इसको समझो क्या है ये। हमने कहा कि जो गरीबी होता है उस गरीबी का आर्थिक परिणाम क्या हो सकता है या आर्थिक आयाम क्या हो सकता है, तो उसका सबसे बड़ा तीसरा कारण होता है क्या कि निम्न जीवन स्तर। यानी देखो, यदि हमारे परिवार में 5 लोग हैं मान के चलते हैं, और जो गार्जियन होता है जो कमाने वाला, तो उनका 5,000 सैलरी मिलता है, कहीं चौकीदारी का काम करते होंगे वो, तो उन 5,000 रुपये में उनको पूरा 5 आदमी का परिवार चलाना है। बच्चों का स्वास्थ्य देखना है, बच्चों का शिक्षा देखना है, अपना स्वास्थ्य देखना है, और कुछ पैसे स्टोर करने हैं अपने फ्यूचर नीड्स के लिए। कुछ सेविंग भी तो करना होगा ना। तो ज़रा बताओ कि कोई व्यक्ति अगर एक सीमित पैसा कमाता है तो अधिक तो खर्च नहीं कर पाएगा ना, तो उनका स्टैंडर्ड क्या होगा, कम रहता चला जाएगा, हमेशा कम रहेगा। लेकिन अगर हमारे पास इनकम ऑफ सोर्स ज़्यादा होता, हम अधिक पैसा कमाते, तो हम भी नाइकी का जूता पहनते, है ना, हम भी रिबॉकी का टी शर्ट पहनते, हम भी रेबन का चश्मा लगाते। एक चीज़ें हैं, ये सब किस पे खर्च होता है, उपभोग पे ही खर्च होता है ना। तो हमारा पास क्या है कि अगर हम गरीब हैं तो इसका सबसे बड़ा परिणाम यह हो जाता है क्या कि हमारा जीवन स्तर नहीं सुधरता है। हम गरीब रहेंगे तो क्या बिल्कुल गंदी बस्ती में रहेंगे। यदि बम्बई का धारावी जो शहर है ना, काफ़ी गंदा माना, हालांकि वो बम्बई के दिल में काफ़ी घना बसा है ना वहाँ पे, तो अगर किसी व्यक्ति के पास में पैसा होता तो धारावी में क्यों रहता, वो जाके बॉम्बे के किसी अपार्टमेंट में रहता। लेकिन भाई बॉम्बे तो महंगा है, पैसा उनके पास है, तो बस वही चौल में रहते हैं वो लोग। तो ये जो सिस्टम है हमारे भारत के प्रत्येक प्रांत में तुमको मिलेगा, हर जगह मिलता है। पटना में ही देख लो, पटना में जिस लड़का या लड़की के पास में पैसा है, घर वाले अच्छा पैसा देते हैं, तो वो लोग बेली रोड के पास हॉस्टल में रहते हैं या रूम लेकर के रह लिया। लेकिन जो लोग गरीब बच्चे हैं वो भिखना पहाड़ी या कौन कौन सा जगह का नहीं, मुसल्लापुर हाट के आसपास में रहते हैं, क्योंकि वहाँ क्या कि कोचिंग कहाँ पे, वहाँ तुमको रूम सस्ता मिल जाता है। और देखोगे जैसे कि वहाँ कोचिंग छूटता है तो वहाँ लगता है कि पूरा का मेला नहीं निकलता, उतना भीड़ होती है वहाँ पटना इन सब इलाकों में। तो ये उनका स्वास्थ्य भी तो खराब होता है ना, क्योंकि इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का सांद्रता तो नहीं कि भाई यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा यहाँ तुमको कम मिलेगा, वो तो भाई फ्लो है हर जगह का। तो वही होता है कि लिविंग स्टैंडर्ड यही सब होता है। देखते हो बेली रोड में नेता सबका, जहाँ बीपीएससी का ऑफिस है ना, एक नेता का विधायक का बहुत बड़ा बड़ा 1-1 एकड़ में उनका ये फ्लैट होता है रहने के लिए। खूब अच्छा हवा लेते हैं, अच्छा रहन सहन लेते हैं वो लोग, बढ़िया खाना पीना खाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमसे और उनका स्तर क्या होगा, बहुत आगे निकलेगा। क्यों? क्योंकि हम गरीब हैं और नेताजी क्या हैं, गरीबी से तो बहुत ऊपर हो चुके हुए हैं। तो गरीबी का सबसे बहुत महत्वपूर्ण आयाम क्या होता है, परिणाम क्या होता है कि निम्न जीवन स्तर हमेशा बना रहता है, इसमें कहीं कोई चेंजेस कर ही नहीं सकता है।
मेरे पास पैसा आएगा तो हम क्या करेंगे, अपने स्तर को दूर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन तब तक तो मेरे पास पैसे हैं नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ों को लिख लोगी। अब देखो, दो चीज़ें तो डिस्कस कर लिया है। अब हम देखते हैं क्या कि यदि गरीबी है तो उस गरीबी का हमारे पर्यावरणीय आयाम क्या हो सकता है ना। ये सब समझ में आ भी रहा कि खाली हमको सुने जा रहे हैं आप लोग जबरदस्ती, ये बताओ। आ रहा है सर। क्या आया है बताएं। अब ये मत बोलिए कि आप जो बताए हैं वही आया है। इतना जो डिस्कस किए हैं अभी तक आप क्या समझे हैं गरीबी से, अगर हम पूछें आपसे अभी तक के क्लास का आप निचोड़ बताइए कि क्या समझे हैं गरीबी के संदर्भ में, तो क्या बताइएगा। गरीबी क्या है, इसकी समस्या क्या है, और गरीबी के कारण क्या क्या है, और उसका परिणाम। 5 को परिणाम बताओ तो नीता गरीबी का, 5 को गरीबी का बताना है। जो हम बताए हैं वो नहीं बताना, अपना मन से बताओ कि यदि तुम गरीब हो या गरीबी कोई संकल्पना है तो उसका क्या परिणाम हो सकता है। उस रहन सहन में कमी, साक्षरता दर में भी कमी होगी सर, अच्छे एजुकेशन प्राप्त नहीं कर सकेंगे। समाज में भी भेदभाव की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। समझ रही हूँ ना कि एक गरीबी कितनी समस्या को जन्म देता है ना। देखो जी। अब आगे देखते हैं कि पर्यावरण यानी गरीबी का पर्यावरण से क्या संबंध है। देखो ये सारे टॉपिक जो है ना किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको। एक यूनिवर्सिटी है NIOS है ना, क्या बोलते हैं इसको, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल बोलते हैं ना, NIOS का काफ़ी इनका अच्छा मटेरियल होता है। तो वहीं से इन सारे टॉपिक्स को हमने उठाया है पढ़ाने के लिए है ना, क्योंकि ये MA का इकोनॉमी का टॉपिक किताब था ना, नोट्स है, वहाँ से ये सब मिलता है आपको। यहाँ तो खैर दिल्ली में बहुत सारी किताबें मिलती हैं, तो हमने इसको पढ़ा था इसलिए अच्छा लगा कंसेप्ट हमको, तो हमने आपको डिस्कस किया है ये। क्यों? क्योंकि अभी जो हम चारों एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे ना, उस सब एस्पेक्ट जो होता है बिहार के प्रत्येक जिला में लागू होता है। आपके पास डाटा है, पूरा नक्शा बना है बिहार का, तुम देख लो कहाँ कहाँ गरीबी है, कहाँ कहाँ गरीबी नहीं है ना। पटना को छोड़ करके, बेगूसराय को छोड़ करके और मुंगेर को छोड़ करके बाकी जो भी ज़िले हैं ना, वो सब ज़िले में गरीबी एकदम कूट गरीबी तो हालांकि हर जगह है, लेकिन हर ज़िले में क्या है कि और ज़्यादा प्रचंड गरीबी है। जैसे प्रचंड धूप होता है ना, वैसे प्रचंड गरीबी उन सब इलाकों में भरा पड़ा हुआ है। अब ज़रा बताओ कि हमारे पास इन्वायरमेंटल यानी पर्यावरण नहीं लिखा, हमने लिखा है पर्यावरणीय। दोनों में अंतर होता है। इसी प्रकार जैसे गरीब और गरीबी में अंतर होता है ना, वैसे ही पर्यावरणीय और पर्यावरण में क्या होता है, अंतर होता है। अब बताओ कि यदि गरीबी है तो गरीबी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसका रहन सहन समाज में सर, देखो यदि गरीबी है, सुन लो ध्यान से सुनो, यदि गरीबी है तो पर्यावरण पर सबसे अधिक प्रभाव क्या पड़ेगा कि हमारे यहाँ वृक्षों की कटाई अधिक होगी। यानी हमारा पर्यावरण क्या रहन सहन से भी होगा, सब कुछ सभी डिपेंड करता है ना। जी 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 हाँ, जैसे हम गरीब रहेंगे तो अपना आसपास साफ सुथरा नहीं रख पाएंगे ना। जी जी हाँ। तो पर्यावरणीय का तो सबसे पहला हमने डिस्कस करा है क्या कि वृक्षों की कटाई होगी। इसको समझते हैं क्या। देखो यहाँ पे पश्चिम चंपारण हमारे पास में एक जिला है, सब लोग समझ रहे हैं ना। पश्चिम चंपारण में कौन सी आदिवासी जनजाति पाई जाती है, बताएं कोई आदमी। पश्चिम चंपारण जिले में बताओ तो मिस्सी, जो कोई आदिवासी है वो पाया जाता है, क्या नाम है उनका। गोंड है क्या। और कोई आदमी। थारू लोग जाते हैं। थारू है, उराव है। हाँ। थारू, गोंड, उरांव। ठीक, देखो अब जैसे कि यहाँ पर क्या है कि इन लोगों के पास में किसी प्रकार का रोजगार का साधन नहीं है ना। हम इन तीन ही जनजाति की चर्चा करते हैं, हालांकि झारखंड में इनका सांद्रता बहुत ज़्यादा है।
ये जनजाति जो होती हैं भागलपुर के मैदानी भागों में और मुंगेर के पहाड़ी भागों में भी पाई जाती है। अभी बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी था 67वीं या 66वीं पीटी में पूछा गया हुआ था कि भागलपुर में कौन सी जनजाति पाई जाती है। देखो, तो इन जनजाति के पास में गरीबी है तो गैस चूल्हा तो नहीं ले सकते हैं ना, तो अपना खाना तो बनाएंगे भाई, ईंधन की तो पूर्ति होगी। तो ये लोग क्या करते हैं, वृक्षों की कटाई करते हैं। या तो वह वृक्ष यहाँ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का होगा या इनके अपने खेत का होगा, क्या वृक्ष होगा। तो जैसे हम क्या करेंगे, वृक्षों की कटाई करेंगे तो हमारे इन्वायरमेंट, देखो ये हमारा इन्वायरमेंट हो गया ना, यहाँ पर पेड़ लगा हुआ है तो पेड़ क्या करता है, पेड़ जो वायुमंडल में CO2 होता है उसको क्या करता है, सोखता है ना, और छोड़ करके हमको क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। समझो यहाँ पे क्या है साइकिल, कि यदि पेड़ की कमी हो जाएगी हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी और CO2 बोलते हैं, CO2 का क्या होगा, सांद्रता लेवल बढ़ जाएगा। यानी हमारे इन्वायरमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि गरीबी है। देखियो ना, इसी को बोलते हैं इंटरलिंकिंग करना। यूपीएससी का जब मेंस होता है ना, ऐसा ही जोड़ जोड़ के लिखना होता है, टॉपिक पूछ रहा है कहीं और का, उसको कहीं जोड़ दो, है ना। तो देखो अगर गरीबी में क्या, ये तो शहरी इलाका में भी तो पेड़ का कटाई होता है जहाँ अधिक रईस लोग रहते हैं। हाँ, तो हर फिर जगह उसको गरीब अनीता। कैसे बोलेंगे? किसको? जो शहरी क्षेत्र है वहां भी पेड़ के काटिए कि ना शहर बनता है, जी तो जी, फिर वहां के लोगों को गरीब कैसे बोलेंगे? हम ये तो नहीं ना कह रहे कि शहर के लोग को गरीब नहीं बोलेंगे, हम एक तो परिणाम है ना। हाँ, हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं नीता तुमको कि यदि हमारे पास में क्या है कि गरीबी है तो हमारे यहाँ गरीबी वास्तव में क्या करता है, हमारे वायुमंडल में CO2 की मात्रा को बढ़ाता है। अगर हम सीधे बोल देते इसको बढ़ाता है तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई कैसे बढ़ा देता है, बात समझ में आया। लेकिन आपको समझाया ना कि वृक्षों की कटाई होती है वहाँ पे, ये तो आदिवासी की क्षेत्र की हो गई। और दूसरी बात क्या होता है कि जब से हमारे यहाँ शहरीकरण शुरू हुआ है, ठीक, तो इस शहरीकरण को क्या करेंगे, इससे तो CO2 बढ़ा हुआ है, समझे नीता। लेकिन इस शहरीकरण का कहीं से भी गरीबी से कोई ताल्लुक नहीं होता। यदि गरीबी होगा तो शहरीकरण थोड़ी ना होगा जी, सोचने वाली बात है ना। ये एक अलग टॉपिक है शहरीकरण, समझी नीता। हमको गरीबी में शहरीकरण को नहीं इंक्लूड करना है, समझी। हाँ, ये सब तुमको वहाँ काम देगा, कहाँ है, मेंस वाले में। यानी हमने क्या कहा रागनी कि हमारे गरीबी से हमारे पास में वायुमंडल में क्या होता है, CO2 की मात्रा बढ़ेगी, उसकी सांद्रता बढ़ती चली जाएगी। किसी किताब में आपको ये चीज़ें नहीं मिलेगी देखने को, बस ऑब्जर्वेशन करो और उसको चीज़ को क्या करो, लिख दो। फिर देखो अगर हम गरीबी हैं तो अभी चंदन झा साहब ने बोला है क्या कि हमारे पास साफ और सफाई की समस्या होगी, है ना, यानी क्लीनिनेस की सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। देखो अगर हम गरीब हैं तो मेरे पास क्या है कि इतना पैसा नहीं है क्या कि हम अपने आसपास में हंसुआ खरीद ले, कुदाई खरीद ले या खुरपी खरीद ले और जहां हम रहते हैं वहां के घास फूस को सफाई कर दे या किसी और चीज़ को, जो गंदा चीज़ है उसको काट के हटा दे। यानी पर्यावरण कैसा होता चला जाएगा, प्रदूषित होता चला जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देख लो, ये देखिएगा यहाँ पर मिथिलांचल वाले रीजन में, जहाँ मिथिलांचल में पोखरी है, खास करके दरभंगा, मधुबनी और सुपौल में 3 जिले ऐसे हैं ना जिस जिले में एक गरीबी के कारण ना एक ऐसी प्रजाति हमारे यहाँ आ गई हुई है जो वहाँ के इकोलॉजिकल सिस्टम को प्रभावित कर रहा है। देखिएगा उसका एक, उसको हिंदी में बोलते हैं बहाया, पता नहीं इंग्लिश में क्या उसको कहते हैं। और एक और होता है कि नहीं, देखिएगा पानी में जो हरे हरे पत्ता होता है उसको क्या बोलते हैं, जो कहीं उसको खा के फेंक दो, जलकुंभी। हाँ, जलकुंभी है ना, इसको बेहाया बोलते हैं। अच्छा, बेहाया बोलते हैं जी सर। अच्छा, ओके, हाँ। तो ये 2 प्रजाति जो हैं हमारे यहाँ गरीबी के कारण क्या करते हैं कि देखो ये जलकुंभी ऐसा है कि उसको उखाड़ के कहीं डालोगी वो सूखों में भी निकल जाएगा। बेहाया ऐसा प्रजाति है कहीं उसको फेंक दोगी तोड़ के फिर वो पनप जाएगा। तो देखो कि आसपास के जो गरीब लोग हैं ना, जहाँ रहते, कभी देखिएगा, कभी मिथिलांचल में जाना ना, यहाँ गरीबी तुमको बहुत मिलेगा। मुंगेर के पठारी भाग में जाओ तुमको बहुत गरीबी मिलेगा। भागलपुर के कभी शहरी क्षेत्र से बाहर जाओ बहुत तुमको गरीबी मिलेगा। इवन कि वैशाली में ही तुम चले जाओ, हाजीपुर वैशाली में, यहाँ तुमको बहुत गरीबी मिलेगा। अभी देखिएगा कोविड के समय में वैशाली का एक गाँव था, उसमें मुसहर जाति पाई जाती है, पता नहीं वो जाति है जनजाति है। तो मुसहर लोग क्या किए, कोविड में उनको खाना नहीं मिला तो वो 3 लोग मर गए भूखे इस कोविड में। 3 का तो रिपोर्ट पेपर में दिया था, मर रहे होंगे और सारे लोग।
यानी उनके पास इतनी, सोचो कि गरीबी है, जो खाना नहीं खा पा रहे हैं भूख में, तो इसकी आसपास का सफाई क्या करेगा, नहीं करेगा। तो जब इसकी देखोगा कि इसका जब सांद्रता बढ़ता है ना, तो ये हमारे क्या करते हैं कि जो हमारे पास जो वाटर लेवल होता है, उस वाटर लेवल में पोल्यूटेंट का यह काम करता है, यानी यह जल का प्रदूषक होता है। इसका जल देखिएगा बहुत गहरा होता है, और हमारे जल में क्या करेगा, बाहर से क्या करेगा, बाहर से CO2 खूब करेगा, CO2 कमजोर करता है। लेकिन हमको क्या करता है कि जल के भीतर में ना ऑक्सीजन के डिमांड को बढ़ा देता है, इसलिए मछलियाँ सब देखिएगा मर जाता है, ज़्यादा गंदगी का रहेगा यहाँ सब चीज़ों को। तो गरीबी है, तो गरीबी का पर्यावरण क्या प्रभाव पड़ता है कि देख रहे हैं कि हमारे यहाँ कार्बन का स्टॉक बढ़ रहा है, और हमारे जल में क्या होता है, ऑक्सीजन के डिमांड को बढ़ा देता है। ये गरीबी ही है ना। सब चीज़ को क्या करते हैं, जोड़ते हम लोग को लिखते चले जाएंगे। फिर देखो आगे और देखते हैं क्या, कि अगर हमारे पास गरीबी है तो हम क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं प्राप्त कर पाएंगे। यानी फिर देखो इसका और क्या क्या हो सकता है। मेरे पास अगर गरीबी है तो मेरे पास उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, साफ पीने के पानी का अभाव है ना, साफ पीने के पानी का अभाव, यानी लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। इसको हेल्थ सेक्टर में लिख सकते हैं सर। हाँ, इसको हेल्थ में भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिखिए। अब देखो हमारे पास गरीबी है, इसको इसमें क्यों लिखें, इसका कारण समझते हैं। देखिए हमारे पास गरीबी है तो देखो कि जैसे मिस्सी ने क्या किया होगा, मिस्सी ने अपने यहाँ RO लगाई होगी, वो RO का प्योर पानी पीती होगी, है ना, क्योंकि मिस्सी तो भाई गरीबी रेखा से बहुत ऊपर ऊपर है। अब देखो कि उसने क्या किया कि उसने RO तो लगा लिया, अब क्या किया कि उसको साफ पानी मिल रहा है। लेकिन जरा सोचो हमारे बिहार में लगभग 36% से अधिक लोग BPL में रहते हैं, उनके घर में RO तो छोड़ो कि उनको लिए ढंग के शुद्ध पानी पीने को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, देखो अब देखिएगा कि नेशनल वाटर कमीशन है, जो राष्ट्रीय, हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय जल आयोग कमीशन, राष्ट्रीय जल आयोग, इसने कहा है कि जो हमारा बिहार का पूर्वी जिला है, किशनगंज से लेकर के ये दरभंगा का जो भी इलाका, यहाँ देख लो ऐसे 7-8 जिले होते हैं, इन सब के वाटर में आर्सेनिक की मात्रा अधिक प्राप्त हुई है। पढ़े ना रिपोर्ट आप लोग इसका, यानी इन सब जल में हमको क्या मिला है, आर्सेनिक का अंश अधिक मिला है। तो यहाँ का जल पीने योग्य होगा, नहीं होगा। अब सोचो इनके पास तो पैसा भी नहीं है, तो यह कहाँ से RO लगाएगा। लेकिन RO जो लगाई हुई है मिस्सी, तो ये तो शुद्ध पानी पी रही है, लेकिन जो उस पानी के देखिए पाइप लगा होता RO का ना, वो गंदा पानी तो कहीं ना कहीं जाएगा, है ना। वो वास्तव में क्या होते हैं, पानी के अवशिष्ट होते हैं, उनको हम लोग वो वेस्टेज चला जाता है। इन पानी का हम लोग अति क्षय करते हैं। एक तरफ तो मिस्सी उपभोग कर रही है RO का, लेकिन दूसरी तरफ देख रही हो ना कि जो हमारे बिहार का सिनारियो है, वहाँ शुद्ध पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण। यदि हम गरीब हैं और हम गरीबी के अभिशाप से झुलस रहे हैं, तो हमको साफ पानी पीने तो दूर, हम साफ पानी पीने को देख भी नहीं सकते हैं। बात समझ में आया। तो इसका इम्पैक्ट किस पर पड़ता है, इकोलॉजी पर पड़ता है। RO का पानी आदमी को कभी नहीं पीना चाहिए, वो बहुत हार्म करता है। अभी तो लोग आदमी सब पी ले, इतना बाजारवाद इतना हो गया है ना। अब RO को बेचना था ना, केंट RO को, तो हाँ हड्डी कमजोर करता है, आपके शरीर के बहुत सारे ग्रोथ को वो रोकता है। लेकिन सब लोग ले लिया भाई, हेमा मालिनी पी रही तो हम भी पियेंगे, तब ना उनके जैसा दिखेंगे हम। हर घर में RO हो गया, हर घर में RO हो गया। सबसे बढ़िया पानी हो देखिएगा रोहतास का जो पठारी भाग है ना, वहाँ जो चापाकल लगा, वहाँ का पानी बहुत सुपाच्य पानी होता है। हमारे सर मीठा पानी होता है, हाँ, मीठा है और बहुत प्योर पानी वहाँ का मिलता है, शुद्ध निकलता है जमीन से। हाँ, हमारा सेंटर पड़ा था विक्रमगंज में BPSC का 66वीं का, तो गए थे वहीं पे। तो एक हमारे मित्र रहते, मित्र की बुआ वहाँ पे रहती है, रोहतासगढ़ है जहाँ किला है उनका, वहीं पे चेनारी में, चेनारी, हाँ वहाँ पे मतलब मुस्लिम आबादी भी ठीक ठाक है। रामचंद्र बांध घूमे थे सर? नहीं गए थे उस समय, वहाँ प्रेशर में घूमने का समय मिलता है, तो वहीं पर गए थे। तो वहाँ पानी पिए थे पहाड़ पे, तो मतलब पानी पी लिए, पता ही चला कि पेट में पानी भी गया हुआ है, इतना हल्का पानी लगता है वो, है ना। तो एक हमारा इकोलॉजी पे यही प्रभाव पड़ता है क्या, कि हमारे पास शुद्ध साफ पानी पीने का नहीं मिलेगा, हम गरीबी हैं। तो फिर देखो अगर हमको साफ पानी पीने को नहीं मिलेगा, इसका कारण क्या हो सकता है, गरीबी हो सकता है। और गरीबी का एक और कारण क्या हो सकता है, इस उल्टा कर दो कि हमको साफ पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पाएगा। ठीक है। फिर देखो
अगर हमारे पास इसका और देखते हैं आगे में कि यदि हमारे पास गरीबी है क्या होगा, तो हम जो बेसिक चीज़ आदमी तो पूरा कर लिया है ना, आदमी को तो भाई मिल गया अपना खाना पीना, लेकिन जानवर का भी तो उसका भी तो पेट है, उनका भी तो लाइफ है। यानी अगर हमारे पास गरीबी है तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास चारा नहीं मिलेगा, यानी फोडर नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि देखिएगा बिहार सरकार ने जो भी कैमूर अभ्यारण्य है, उसके बाद की जो भी अभ्यारण्य बिहार में है, चंपारण है, कहीं भी चले जाओगी ना, सब पे सरकार ने क्या किया है, बैन करवा दिया कि आप लकड़ी नहीं काट सकते हैं, जो सूखा है उसी को आप ले जा सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो अभी हमारे बिहार में जो बड़े बड़े लैंड होल्डिंग है वह किसी एक जाति विशेष के हाथ में ही है। ये तो पता होगा, जो गरीब लोगों के पास तो बस धूर में ज़मीन मिलता है, कुछ लोग तो किनारे में रहते हैं, सरकारी ज़मीन में रह रहे हैं, ज़मीनें उनके पास नहीं है। तो उन लोग के पास जीवन का साधन क्या होता है, पशु पालना, बकरी कोई पाल लिया, जैसे श्रेषी बकरी पाल कर रखी हुई है, बकरी पाल लिया, कोई गाय पाल लिया, कोई भैंसी पाल लिया। तो आदमी अपना खाना नहीं खा रहा तो उसको कहाँ से खिलाएगा। तो उसका जो चारा जो होता है भाई, ये कैटल्स का या जानवर का, उस चारे के लिए वो क्या करेगा, तरसेगा, घूमेगा भाई यहाँ वहाँ। तो वो हमारे समाज में वैमनस्य भी करता है। तो यदि गरीबी है तब ना भाई देखो उसको चारा नहीं मिल पा रहा है, किसको, हमारे पशुओं को। तो वो पशु क्या करेगा, जाकर के सरकारी पेड़ जो लगता है ना रोड के साइड में, बीचों बीच में हाईवे पे, उसको वो चरा देता है, क्योंकि उसको तो कोई देखने वाला है नहीं। तो एक गरीबी होने के जो इतने सारे आयाम हम देखते हैं पर्यावरण का, वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है हमारी इकोलॉजी को। गरीबी केवल हमारी अर्थव्यवस्था को नहीं प्रभावित करता है, बल्कि गरीबी हमारे इन्वायरमेंट को भी प्रभावित करता है। अब देखो एक और चीज़ हम डिस्कस करते हैं, आप लोग बताओ तो क्या गरीबी हमारे राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। 4 चीज़ हमने 3 चीज़ देखा है, कैसे बताओ। पैसा से वोट खरीदे लालच में सर। नहीं वो तो ठीक है, पैसा से वोट खरीदते हैं, ये लिखिएगा वहाँ पेपर में, सर आपको बुलाएगा बीपीएससी वहाँ पे, है ना। सर जिनके पास पैसा कम है उसके पास अवेयरनेस भी कम है, तो वो राजनीतिक में पार्टिसिपेट करना चाहते भी है तो फिर वो नहीं कर पाते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया, है ना। बहुत अच्छा बात ये बोली है कि देखो अगर राजनीति से कैसे जोड़ते हैं गरीब को। देखो कि भाई राजनीति अभी के समय में बोलता है ना, सरकार देखो, सरकार तो कहती है, संविधान कहता है कि भाई गरीब है और हमारा पास लोकतंत्र है, बोलती है ना संविधान हमारा। लेकिन कई गो गरीब जो मतलब भीख मांगता होगा और बना होगा भाई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बना होगा। एग्जाम्पल बता दो हमको अभी आज़ादी के बाद से। यानी यदि हम गरीब हैं तो मेरे पास राजनीति में सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या होता है, पॉलिटिकल अवेयरनेस की कमी होती है ना। यानी राजनीतिक जागरण की कमी होती है। देखो अब हम गरीब हैं तो मेरे पास ना रेडियो है, ना मेरे पास स्मार्टफोन है, ना मेरे पास टीवी है। तो हम जब किसी समाचार को सुनेंगे नहीं और ना तो हमें पढ़ने आता है, तो हम जब किसी चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं तो अपना विवेक हम कैसे लगाएंगे, बात समझे। तो जब हम अपना विवेक नहीं लगाएंगे तो हम हमेशा राजनीति में पिछड़े ही रहेंगे। आप देखिएगा बिहार सरकार का बिहार विधानसभा .in कभी खोल के देखिएगा, अभी क्लास के बाद खोलिएगा, उसमें जितने भी सांसद विधायक लोग हैं ना विधानसभा में, सब देखिएगा अगरी जाति के लोग हैं, मैक्सिमम लोग वही लोग हैं बसे पड़े हुए। और कुछ लोग हमको ओबीसी की भी संख्या ठीक ठाक है विधानसभा में, लेकिन आपको महिला का, और महिला में हर लोग आ गए, मतलब जनरल फीमेल भी आ जाती हैं, आपको विधानसभा में महिला का, दलित का और जो उसको क्या बोलते हैं आदिवासी का, उनका तुमको प्रतिनिधित्व कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि महिला तो ऐसे भी भाई साहब अनएजुकेटेड है। देखिए 51% ये साक्षरता है, अब पढ़ी लिखी उसमें भी कम है। इवन कि जो संभ्रांत परिवार होते हैं वो भी अपनी महिलाओं को पॉलिटिक्स में नहीं जाने देते हैं, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि गंदी राजनीति होती है। यानी हमारे भी भारत में, बिहार में और भारत दोनों जगह राजनीति में गरीबी के कारण जो हमारा सामाजिक भेदभाव तो बढ़वे करता है, साथ में हमारे भारत में लैंगिक असमानता भी फैलता है गरीबी के कारण, है ना। जरा सोचो कि अगर कोई फीमेल जो एससी जाति की है या एसटी जनजाति की हैं, अगर उनका चुनाव चुन करके वह चली जाती है विधानसभा में तो विधायक बन गई, तो वो अपने जाति के लिए काम करेगा, अपने समुदाय के लिए काम करेगा, उनका विकास करेगा, फूलन देवी की तरह,
है ना। लेकिन अगर उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, उनके पास गरीबी है, पढ़ी लिखी नहीं, अवेयरनेस नहीं है, तो वो क्या कुछ कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो गरीबी का सबसे बड़ा परिणाम क्या होता है हमारे राजनीति पर, कि हमारा संख्या के आधार पर, या हमको किसी और चीज़ कहें कि हमारे संख्या के आधार पर या हमारे जागरण के आधार पर हमको प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। किसमें? हमारे राजनीति में। ये सबसे महत्वपूर्ण। हमारे सामाजिक रिपुटेशन भी तो खराब होता है, ये भी तो बहुत इफेक्ट करता है। कि क्या बोले? सामाजिक रिपुटेशन जो होता है, किसी का जैसे कि जब पैसा बड़ा है तो इसका थोड़ा मान सम्मान प्रतिष्ठा अलग हो जाता है, गरीब को कुछ नीचा दृष्टि से देखता है ना। हाँ जी जी, जो बहुत बड़ा चीज होता है। हाँ जी जी, बिल्कुल वही किसी को चीज़ है। प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। हाँ वही वो तो समस्या है। सामाजिक आयाम में आ गया ना। तो समाज देखो, ये तो अपना हिसाब से हम बांटे हैं सुविधा के लिए ना, तो आप इस पॉइंट को कहीं डाल दीजिए, झगड़ा नहीं करना है हमको, है ना, कि हम इस सामाजिक में डालो, ये वहाँ पे डालो, है ना, ये नहीं करना। देखो एक इसमें ये चीज़ें हो गई, है ना, पहला चीज। दूसरा चीज और देखते हैं, बताओ कि लोक सेवाओं में वंचन। इसको कोई आदमी समझा पाएंगे हमको? बताओ। लोकसभा से वंचन होना मतलब लोकसभा से नहीं किया जाएगा। प्रतिनिधित्व कम है सर लोकसभा में। लोकसभा में प्रतिनिधित्व कम है सर, शिक्षा का अभाव में। देखो इसमें बहुत सारे बच्चे होंगे जो जनरल भी होंगे, ओबीसी होंगे, एससी होंगे, तो अभी जो बात हम बोलेंगे ना, उस चीज़ को आप लोग उसको दो अर्थ में मत लेना कि सर किसी जाति विशेष पर टिप्पणी कर रहे हैं, जातिवादी कर रहे हैं, ठीक है। ये बिल्कुल पहले हम चेतावनी आपको डिस्क्लेमर दे दिए हैं कि पूर्व धारणा आप लोग नहीं बनाए। देखो हमने कहा कि अगर हमारे पास गरीबी होगा तो हमको लोक सेवाओं में क्या मिलेगा? लोक सेवा का मतलब होगा कि वही बीडीओ, एसडीएम, एसडीएम, डीएसपी बनते हैं ना, या जज बनते हैं पीसीएस के थ्रू, वो सब हमको जगह नहीं मिलता है। यूपीएससी को छोड़ो, अभी हम पहले स्टेट पीसीएस की बात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जुडिशियरी 2020 का फाइनल रिजल्ट प्रकाशित किया है। फाइनल रिजल्ट क्या किया? प्रकाशित किया है। कभी उसको देखना उनके वेबसाइट पर जा करके। बहुत विवाद हालांकि इस रिजल्ट में भी हुआ था और 2019 में हुआ था प्रकाश, उसमें भी विवाद हुआ था। देखो ऊपर से 1 से लेकर के 213 रैंक तक, 1 से लेकर के तो लगभग वो 300 के आसपास, 350 के आसपास सीट था। 1 से लेकर के 213 रैंक तक ना, जो भी कैंडिडेट चयनित हुए हैं वो सारे का सारे जनरल कैटेगरी के हैं। जिले में तो समझ ही सकते हैं कि क्या कौन से समुदाय आते हैं। बिहार और यूपी का तो लगभग सेम ही सिनारियो है। अब सोचो कि भाई टॉप रैंकर्स जो हैं वो इतना पद को कौन ले लिया? एमएससी जनरल ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि इनके पास में पैसा था। इनके पिताजी माताजी ने पैसा फूंका, दिल्ली के राहुल आईएएस में पैसा दिया, 2.5 लाख उनका फी है, दे दिया। भागलपुर के हैं राहुल जी बेचारे, उनको 2.5 लाख रुपया दे दिया राहुल आईएएस को। 1 साल जम के पढ़ाई किया, वैकेंसी निकला, पढ़ाई करके निकल के चला गया वो। लेकिन अगर हमने लॉ किया है, मेरे पास पैसा नहीं है, हमारी इच्छा है कि राहुल जी हमको पढ़ा दें, राहुल जी हमको बोला कि नहीं पैसा दो तो पढ़ाएंगे। यहाँ तो सीधे बात करता है, पैसा दो फिर क्लास में एंट्री करने देंगे। दिल्ली का तो सिस्टम ही यही है। लेकिन कोई गरीब व्यक्ति है जिनके पास पैसा नहीं है, क्या वो पढ़ाई का हायर एजुकेशन प्राप्त कर पाएगा? तो वो कहाँ से जज बन पाएगा और कहाँ से वो अधिकारी बन पाएगा और कहाँ से इसमें चला जाएगा? इस मामले में हमारा बिहार सरकार बहुत बढ़िया काम करता है। खास करके जो बीपीएससी है ना, बिल्कुल क्लासीफाई करके नौकरी देता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में यह समस्या अभी तक बनी हुई है और काफ़ी जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उस पर काफ़ी अंगुली उठा रखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। सबसे सुंदर हमारा बिहार लोक सेवा आयोग है कि बिल्कुल कैटेगरी के वाइज में वो नौकरी देता है। इवन कि ओपन कर दिया कि जनरल में तुम लोग फाइट करो, जो भी SC ST के लोग हैं, OBC के लोग हैं, सब फाइट करेगा उसमें। लेकिन यूपी में ऐसा मामला ही ख़त्म कर लेता है। अब देखो, अब ऐसा थोड़ी है कि भाई पूरा का पूरा जनरल लोग जो होंगे सब पढ़ने में तेज होंगे, SC ST के लोग पढ़ा लिखा नहीं होता है, उनके पास नॉलेज नहीं होता है ना। तो सबको, हालांकि वो एक विवाद का मुद्दा, हमको उसमें नहीं करना है। हमको बस ये समझाना है आप लोगों को कि हमारे पास गरीबी है तो मेरे पास एजुकेशन नहीं मिल पाया, पैसा नहीं मिल पाया, तो हम क्या हो गए? लोक सेवाओं से पिछड़ गए। 2016 में नरेंद्र मोदी सरकार ने यूपीएससी में लेटरल एंट्री जारी किया था, पता होगा ना।
अभी 4-5 दिन पहले ही लगभग 31 जो प्राइवेट कंपनी के सीईओ हैं या जो काम करके रखे हुए हैं उन सबको यूपीएससी में सचिव स्तर का बना दिया है। तो जब 2016 के बाद 17 में जब उनका लेटर एंट्री किया गया था तो उस समय में 6 लोगों की एंट्री करवाई गई हुई थी, है ना। उस 6 लोगों में एक मनोज बाजपेयी जो अभिनेता हैं उनके बड़े भाई साहब भी थे। और ये 6 लोग जो सर मनोज तिवारी के बड़े भाई हैं, मनोज तिवारी के बड़े भाई। हमने क्या बोल दिया आपको? वाजपेयी बोल दिए, मनोज तिवारी। अच्छा वाजपेयी बोल दिए, नहीं मनोज तिवारी के, उसमें एक हमारे मनोज तिवारी के बड़े भाई साहब थे। और जो 6 लोग थे ना, ये 6 लोग जनरल कास्ट के थे। ठीक, अब देखो इस पर बहुत विवाद हुआ कि भाई यूपी से तुम सचिव बना रहे हो, यानी कलेक्टर से बड़ा पद होता है सचिव का, किसी मंत्रालय का तुम सचिव बनाओगे उनको, बाकी एससी का लोग कहाँ गया, एसटी का कहाँ गया, ओबीसी का कहाँ गया, उसके बाद मुस्लिम का कहाँ गया, सिख का कहाँ गया, तुम इसी को क्यों बनाए हो? उसका कारण समझो क्या है, क्योंकि ये लोग जब नौकरी लिए थे भाई, इनका एज 50 से क्रॉस था, तो 50 साल पहले जब इसने पढ़ाई किया होगा तो ये लोग संभ्रांत परिवार से आते होंगे। ये उनके पास पैसा था, इनके पास खाने पीने का दिक्कत था नहीं, जमींदार परिवार से रहे होंगे, पढ़ाई लिखाई किया, अपना बन गया। कभी सोचे हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर साहब जो थे इतना बड़ा बड़ा किताब कैसे लिख दिए, उनको नोबेल कैसे मिल गया? भाई वो बहुत धनी परिवार में पैदा हुए थे, खाने पीने का दिक्कत था नहीं, पहनने का दिक्कत था नहीं, खाना पीना खाया, कुर्सी लगा करके सोचते रहते थे कि हम क्या करें क्या करें, किताब लिख दिया बैठ करके। भाई जिनका पेट भरा रहेगा मिस्सी, वो क्यों काम करेगा? हमारा पेट नहीं भरा है तो हम काम करते हैं, आपका पेट नहीं भरा है तो आप पढ़ाई करते हैं, यही चीज़ है ना। तो इन लोगों के साथ में वही केस हुआ था, यानी इन लोगों ने आज से 50 साल पहले एजुकेशन प्राप्त किया था, पढ़ाई किया, कंपटीशन से नौकरी निकाला, और आज क्या बने हुए हैं, सीधा सचिव बन गए हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने गरीबी को देखा ही नहीं। लेकिन हमारे बिहार का ऐसा कोई भी क्षेत्र बता दो, कोई भी क्षेत्र जहाँ पर गरीब तुमको नहीं दिखाई दे रहा हो, जहाँ पूरा का पूरा मकान छत का तो आपको दिखाई दे रहा हो, छत का मकान बना हुआ, उनके पास पैसे नहीं को दीवार को क्या करे, पेंटिंग करवाए या पुजारा करवाए उन लोगों को, है ना। तो ये सब कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर हम लोगों ने क्या किया है, चर्चा किया है। हम समझे हैं क्या कि गरीबी क्या होता है, गरीबी के आयाम क्या क्या होते हैं, और गरीबी के क्या क्या प्रभाव हो सकता है हमारे यहाँ, उन सब पर हम लोगों ने क्या किया है, डिस्कशन किया है। अब ये बताओ कि इस चीज़ में किसी को समझना है या किसी को पूछना हो, डिस्कस करना हो तो ये बताओ। बिटाएं इसको लिख लोगे ना आप लोग। अगर आपसे पूछेगा कि गरीबी के परिणाम, देखो अभी हम कारण नहीं बताए हैं, अभी हम गरीबी के माप की विधि नहीं बताए हैं, अभी हम गरीबी की एक अवधारणा को भी नहीं बताया कि भाई 2 प्रकार की गरीबी होता है, कि निरपेक्ष गरीबी होता है, एक सापेक्ष गरीबी होता है। आई बात समझ? उस पर तुम चर्चा भी करेंगे बाद में। पहले हम इसको इसलिए समझाए थे ना परिणाम को, ताकि आपके दिमाग में एक ढांचा बन जाए कि हम जो गरीबी चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस गरीबी, वह गरीबी कहाँ कहाँ से उसका पॉइंट निकलेगा और कैसे कैसे हम उसको कैच कर सकते हैं। बात समझ में आया? यहाँ पर क्वेश्चन बीपीएससी कैसे ट्विस्ट करेगा, पूछा सकता है कि भारत में गरीबी के परिणाम को बताएं। तो जहाँ जहाँ हमने बिहार बोला वहाँ वहाँ क्या करना है, भारत को रिप्लेस कर देना है बिहार से। और फिर पूछ सकता है कि बिहार में गरीबी के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। तो इस आयाम को दिमाग से हटा देना, बोलना क्या कि गरीबी के यहाँ पर क्या हमने पढ़ाया है परिणाम, दोनों लगभग एक ही चीज़ होता है। और उसको क्लासीफाई करना 4 पार्ट्स में, और बताना, केवल पॉइंट नहीं लिखना, बस कि पॉइंट को अपनी अपनी भाषा में जस्टिफाई करना है। बात समझ में आया? तो ये आपके ये टॉपिक अभी हो गए। तो अभी कुछ टॉपिक हम इसमें कम से कम 3 दिन का टॉपिक है, ये ख़त्म नहीं हो पाएगा आज, बहुत लंबा टॉपिक पढ़ाना होता है। अगर केवल हम कारण बता के चलते तो वो आधे पौन घंटे में हो जाता, लेकिन उसमें क्या है कि हमको कारण बताना है, कारण को समझाना भी है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो बिहार सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, केंद्र सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है। और अब तो बीपीएससी गजब करता है, वो पूछता है अपना विचार प्रकट करे, कुछ अपना योजना बताओ जिससे हमारे बिहार में क्या हो सकता है, गरीबी दूर हो सकता है ना। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, कॉन्सेप्ट चाहिए। आई बात समझ में? तो अब इसकी क्लास जो होगी, जो बची है ना, अभी कल हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे इसी में, गरीबी की अवधारणा, है ना। इसी में एक टॉपिक शुरू करेंगे आज। कल से ऐप पे सबकी क्लास होगी, है ना, सारे बच्चे आपसे जुड़ जाएंगे। कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं गरीबी की अवधारणा, है ना। अब देखो इसमें क्या पढ़ेंगे तो समझ लो, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी
हमारे यहाँ जो गरीबी की अवधारणा है वह दादा भाई नौरोजी एक किताब लिखे थे अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, उसमें उन्होंने बताया था और उसने गरीबी को ना जी से सूचित किया था। जी मतलब गरीबी है ना, जो भी चीज़ें अब कह लो। तो अब हम देखते हैं क्या कि जो गरीब उनको दादा भाई नौरोजी साहब ने इसमें जी से सूचित किया, तो क्या बतलाया था। यानी भारत में जब अंग्रेज हमारे पास आए थे तो उस समय में दादा भाई नौरोजी के दिमाग में ऐसा क्या चीज़ स्ट्राइक किया कि उन्होंने किताब में मेंशन किया है कि भाई भारत में लोग गरीबी के शिकार हैं, भारत में लोग गरीबी हैं। क्यों गरीब, उसके कुछ वर्ड कहा था वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। फिर देखेंगे कि जो गरीबी के जो सबसे बड़ी कंसेप्ट होता है वह कंसेप्ट होता है 11th क्लास की एनसीईआरटी में, उसको 2 भागों में बांटा हुआ है। पहला भाग में बांटा हुआ है रिलेटिव पॉवर्टी, दूसरा भाग में बांटा हुआ है हमारे पास कौन सा एक पॉवर्टी आता है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी आता है, यानी निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। हमारे भारत में और खास करके बिहार में पटना को और जो जिसकी प्रति व्यक्ति आय अधिक है वहाँ पे दोनों प्रकार की गरीबी पाई जाती है, निरपेक्ष गरीबी पाया जाता है और सापेक्ष गरीबी पाया जाता है। और बाकी के अन्य इलाकों में निरपेक्ष गरीबी अधिक पाई जाती है, सापेक्ष गरीबी कम पाई जाती है। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसा अंतर क्यों है। भाई हमने कहा कि पटना तो विकसित है, मुंगेर बेगूसराय तो विकसित है क्योंकि इसका पर कैपिटा इनकम अधिक है, तो यहाँ दोनों प्रकार का पाया जाता है गरीबी। लेकिन जो अन्य पिछड़े क्षेत्र हैं वहाँ पर केवल एक विशेष प्रकार की गरीबी पाई जाती है। फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग गरीबी की माप। गरीबी का माप का मतलब होता है कि गरीबी का 2 प्रकार से नापा जाता है, उपभोग स्तर पर, दूसरा नापा जाता है आय स्तर पर। तो अभी कैलोरी की जो हम चर्चा किए हैं वो तो हमारा उपभोग पर हो गया, और पैसा का कितना होता है कि पैसे के आधार पर कितना हम लोग क्लासिफाई करते हैं इनकम को, उसको हम लोग उसको उसमें चर्चा कर लेंगे। फिर हम आगे पढ़ेंगे कि अभी आज़ादी के बाद 1947 से लेकर के इस 2022 के बीच में गरीबी को दूर करने के लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना के बाद विशेषकर ज़्यादा जोर दिया गया था कि तो आज़ादी के बाद से 8वीं पंचवर्षीय योजना के बीच में चर्चा करना वो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। तो 1947 से लेकर के 2022 के बीच में जो समय काल है उस समय काल में हमारे केंद्र सरकार ने पूरे हिंदुस्तान से गरीबी को दूर करने के लिए किन किन योजनाओं को बनाया था और कौन कौन सा योजना लागू किया गया और उस योजना का क्या क्या परिणाम निकला। जैसे योजना तो बना दिया सरकार ने, लेकिन क्या उस योजना का कुछ प्रभाव आया था। फिर देखेंगे कि आगे कि हमारे यहाँ गरीबी का मापन करना या गरीबी को निर्धारित करना क्यों आवश्यक